हेलो बच्चों, कैसे हो? होप कि अच्छे ही होगे। हर बार का सेम डायलॉग, बट स्टिल ट्राई करो सब घर पे रहने की अच्छे से, और क्वेश्चंस वगैरह करो फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, और सिमिलरली मैथ्स के भी। ठीक है, चलो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्स लॉ देख चुके हैं। लास्ट टॉपिक और ऑलमोस्ट शायद लास्ट टॉपिक ही चल रहा है कूलम्स लॉ का। अभी देखना है बच्चा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिक्स। मजा आएगा। 11th क्लास में काफी सारा मैकेनिक्स, टेंशन, स्प्रिंग, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी देख चुके हो। उसको मिक्स करके फिर देखते हैं कूलम्स लॉ के साथ मैकेनिक्स का कैसा होता है। ठीक है, सो अभी देखने वाले हैं बच्चा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैकेनिक्स। सो मैंने दो क्वेश्चन लिख के रखा है। लिख के इसलिए रखा है बिकॉज बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मैं लिखने में नहीं करना चाहता, इसीलिए क्वेश्चंस को पहले लिखा। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से, मींस क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, उससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो चेक करो बच्चा। टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 29 नैनोकूलम ईच, टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज 20 नैनोकूलम ईच आर joined by an insulating string of length 1 meter and the system is kept on smooth horizontal table. We have to find tension in the string. सही है। सो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन को रीड करते हैं फटाफट, फिर देखते हैं। दो चार्ज पार्टिकल है, उसका चार्ज दिया है और दोनों इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, सो एक स्ट्रिंग ले लिया, यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल ले लिया। एक ले लिया बच्चा Q1 और दूसरा क्या ले लिया Q2। दोनों की वैल्यू क्या है? सेम ही है। ठीक है, दोनों एक इंसुलेटिंग स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, मतलब कोई भी चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। और यहां से यहां तक का लेंथ जो है बच्चा L इक्वल टू कितना दिया है? 1 मीटर। सही है। सो यहां से यहां तक का लेंथ कितना है? 1 मीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड? टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो सोचो होगा क्या? ये भी चार्ज है और ये भी चार्ज है, दोनों का नेचर क्या है? सेम। जब नेचर सेम है तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। तो सपोज ये वाला उसको फोर्स लगाएगा और ये वाला इसको फोर्स लगाएगा, तो बच्चा चेक करो, ये वाला फोर्स हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली ये वाला फोर्स अगर चेक करना होगा तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। जैसे ये फोर्स लगेगा वैसे ये एलोंगेट होने की ट्राई करेगा। हालांकि स्ट्रिंग है, एलोंगेट होगा नहीं, बट खिंचाव तो आएगा। दैट खिंचाव इज कॉल्ड टेंशन। याद करो 11th में जब भी स्ट्रिंग में खिंचाव होता था तो उसको क्या बोलते थे? टेंशन। किधर लगता था बच्चा? ब्लॉक से अवे काम करता था। इधर भी चेक करेंगे, ब्लॉक से क्या करेगा? अवे काम करेगा। अगर एक ही स्ट्रिंग है तो टेंशन भी क्या काम करेगा? एक ही। अब चेक करो, ये ना इधर जाएगा ना पास में आएगा। इसका मतलब पूरा सिस्टम किस कंडीशन में? रेस्ट में है। इस पे जो पूरा का पूरा सिस्टम, ये स्ट्रिंग इसको आगे जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब कहीं पे भी चेक करो, यहां पे चेक करो या यहां पे चेक करो, नेट फोर्स की वैल्यू बच्चा क्या होगी? 0। सो चेक करो, यहां पे भी ले सकते हैं, फोर्स तो दोनों सेम ही है। तो सपोज मैंने यहां पे ले लिया कि एज नेट फोर्स की वैल्यू बच्चा क्या है? 0 है। सो एफ नेट ही लिख दो, हमेशा लिखने से बेटर है। एफ नेट की वैल्यू क्या होने वाली है? 0। एफ नेट क्या हो जाएगा बच्चा? F21 minus T equal to 0. So F21 equal to क्या हो गया? टेंशन। F21 कैसे निकलेगा? So K into 2 पे चार्ज Q1, then 2 पे चार्ज Q2, 1 पे चार्ज Q1, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लेते हैं बच्चा? L स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? T। वेरी गुड। K की वैल्यू कितनी है? 9 into 10 raised to power 9। Q1 Q2 बच्चा दोनों सेम है, कितना है? 20 नैनोकूलम। उसको मैं 2 into 10 raised to power -8 लिख सकता हूँ। स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 4 into 10 raised to power what? -16। और डिस्टेंस कितना है बच्चा? डिस्टेंस अपना है 1 मीटर। 1 का स्क्वायर कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। सही है। सो फाइनली टी की वैल्यू कितनी होगी? चेक करो। 9 4 सा व्हाट? 36। 36 into कितना? 10 raised to power -7 न्यूटन। सही है। ये हमारा हो गया बच्चा फाइनल आंसर। देखो कितना टाइम पास क्वेश्चन था। ठीक है, सो बहुत सिंपल है। जब भी मैकेनिक्स यूज होता है तो कुछ नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही कंपेयर करना रहता है। ठीक है, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है बच्चा यहाँ पे स्प्रिंग का। अभी स्ट्रिंग का था, अभी क्या है? स्प्रिंग का। टू आइडेंटिकली चार्ज पार्टिकल्स आर फास्टेनिंग टू टू एंड्स ऑफ ए स्प्रिंग कांस्टेंट समथिंग 100 न्यूटन पर मीटर एंड न्यूट्रल लेंथ 10 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, ये स्प्रिंग है और स्प्रिंग से दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया गया बच्चा। कितने ऑब्जेक्ट को? 2 ऑब्जेक्ट को कनेक्ट किया गया है और वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा गया है। सही है। आगे लिखा है द सिस्टम रेस्ट ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, दोनों के पास चार्ज कितना है? सो 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, सही है। और हाँ,
आगे इफ द चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल्स, मतलब दोनों का चार्ज कितना है बच्चा 20 नैनो कूलम, इसका भी 20 नैनो कूलम है और इसका भी 20 नैनो कूलम है। के की वैल्यू बच्चा गिवन है, के की वैल्यू है 100 न्यूटन पर मीटर और यहां से यहां तक का इनिशियल लेंथ दिया है बच्चा। इनिशियल लेंथ की वैल्यू कितनी है, इनिशियल लेंथ 10 सेंटीमीटर है जिसको हम क्या ले सकते हैं 0.1 मीटर। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला था दो आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है दोनों साइड से, न्यूट्रल लेंथ जो है 0.1 मीटर है, के की वैल्यू गिवन है। अब निकालना क्या है बच्चा, वी हैव टू फाइंड एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। अभी क्या होगा देखो, ये दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे, जब रिपल्सन करेंगे सपोज ये वाला फोर्स इसको लगाएगा सेम जैसा इस वाले में किया था वैसे ही। सपोज ये बॉडी 1 हो गया और ये बॉडी क्या ले लिया 2, ये क्या हो जाएगा F21 और ये क्या हो जाएगा F12। सही है, जैसे यहाँ पे एलोंगेशन होगा तो वहां रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा स्प्रिंग में क्या kx, क्या होगा kx। ऐसे जब जा रहा है तो अगर सपोज ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे इधर दिखेगा। सही है, अगर ये इधर जा रहा है तो रीस्टोरिंग फोर्स बच्चा कितना किधर दिखेगा, इधर दिखेगा। दोनों के दोनों यहाँ स्प्रिंग क्या है सेम है तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू भी क्या होने वाली है सेम। सही है, सो हमें क्या निकालना है बच्चा कि एग्जैक्टली एलोंगेशन कितना होगा, तो कोई बात नहीं, आइदर इसको लेके कर लो और नहीं तो इसको लेके कर लो, तो हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, सो कैसे ये एलोंगेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन रहा बच्चा, यही रीस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उस साइड देखोगे तो F21 प्रोवाइड करेगा और इस साइड देखोगे तो F12 प्रोवाइड करेगा। तो बहुत सिंपल है, यहां पे पता चला F21 इक्वल टू क्या हो जाएगा रीस्टोरिंग फोर्स। सो F21 कैसे लिखेगा बच्चा, K इनटू दोनों का चार्ज क्या है सेम, सो Q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो अभी लिख दो R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा K इनटू x इक्वल टू क्या लिखा बच्चा K इनटू x, माइनस के एक्स नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने इक्वल टू कर दिया है। ठीक है, वो माइनस करके इधर भेजेंगे तब भी उसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस में इधर आएगी। ठीक है, सो चेक करो के की वैल्यू कितनी हो गई 9 into 10 to power 9, क्यू स्क्वायर फिर से चेक करो 2 into 10 to power minus 8 स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा 4 into 10 to power minus 16 और दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1। सही है, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 to power minus 2 इक्वल टू के की वैल्यू बच्चा कितनी है 100, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 to power 2 और इनटू क्या हो गया x, क्या हो गया बच्चा x, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कैंसल। सो फाइनली कितना हो गया 9 4 जा 36 into 10 to power what -7 मीटर। कितना है बच्चा 36 into 10 to power -7 मीटर। मेरे ख्याल से दोनों का आंसर क्या आ गया सेम ही आ गया बच्चा। ठीक है, सो इसको फटाफट एक बार कॉपी कर लो, इसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो सो बच्चा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग टाइप के देखते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 40 की मैं क्या है चेक करो, ए पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज कितना दिया है 2 माइक्रो कूलम, सही है, एंड मास 100 ग्राम। सही है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है 2 माइक्रो कूलम और मास कितना है 100 ग्राम, इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। सही है, एक इंक्लाइंड प्लेन बना दिया बच्चा जिसमें दिया है कि इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना ले लिया 30 डिग्री। सही है, अब इसके बॉटम पे, कहां इसके बॉटम पे एक चार्ज पार्टिकल लेट Q1 और Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चा 2 माइक्रो कूलम और उसकी मास की वैल्यू कितनी है 0.1 ग्राम ले लेते, 0.1 kg। 100 ग्राम है, सो उसको कन्वर्ट करेंगे तो बच्चा 100 ग्राम को कितना केजी लिख सकते हैं 0.1 kg। ठीक है, एट द बॉटम ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। अब क्या बोला है, वेयर शुड अनदर चार्ज पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज एंड मास बी प्लेस्ड सो दैट इट मे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। मतलब इस पूरे इंक्लाइंड प्लेन पे दूसरा चार्ज कहां पे रखेंगे कि वो नीचे नहीं आए, कैसा रहे इक्विलिब्रियम में रहे। सही है, तो एक काम करते हैं, यहाँ कहीं पे दूसरा ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका चार्ज Q2 नाम दे दिया और उस Q2 की वैल्यू क्या रहेगी 2 माइक्रो कूलम, बिकॉज़ सेम चार्ज बोला है। मास भी बच्चा क्या रहेगा सेम, M2 की वैल्यू कितना हो गया 0.1 kg। सही है, 0.1 kg। अब चेक करो, सुनो ध्यान से देखो, इस पे ये कितने डिस्टेंस पे रहे, मींस यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस क्या रहे। सो लेट दिस वन इज हमने क्या ले लिया x, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहे कि ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं आया। तो क्वेश्चन ये नीचे आएगा क्यों, ये ऑब्जेक्ट नीचे आएगा क्यों, तो चेक करते हैं क्या क्या फोर्स लग रहा होगा।
सो देखा नीचे यहाँ पे क्या लगता है बच्चा, mg, वेरी गुड। ऊपर में क्या लगता है, नॉर्मल। ऊपर में क्या लगने वाला है, नॉर्मल, सही है। सो यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल होगा डायग्राम, थोड़ा देख लेना। यहाँ पे क्या दिखा दिया बच्चा, नॉर्मल, सही है। और क्या लगने वाला है, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, मतलब रिपल्सन क्रिएट करेगा। सो जब रिपल्सन क्रिएट करेगा, एक काम करते हैं बच्चा, यहाँ पे Q2 लिख देता हूँ। Q2 की वैल्यू कितनी थी, 2 माइक्रोकूलम। जब ये वाला इसको रिपेल करेगा तो फोर्स किधर लगेगा, इस साइड लगेगा। और वो कौन सा फोर्स होगा बच्चा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। सो चेक करना ध्यान से। अभी इसका एफडीडी मैं अलग से बनाता हूं, ठीक है। ये कुछ ऐसा है बच्चा, नॉर्मल किधर काम कर रहा है, ऐसे। mg किधर काम कर रहा है, नीचे। mg मतलब कितना, जनरल mg ही रखते हैं। और इधर क्या काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसको कितने डिस्टेंस पे रखे कि नेट फोर्स ये इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब इस पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, 0। ये नीचे नहीं है तो चेक करते हैं कि नीचे ला कौन रहा है। अगर ये 30 है तो बच्चा ये वाला भी एंगल कितना होगा, 30 होगा, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, पता चल जाएगा। सो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। ये 11th क्लास में ऑलरेडी था। इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, mg cos 30, और ये क्या हो जाएगा, mg sin 30, सही है। अभी हमारे लिए बच्चा यही x एक्सिस ले लिया और ये क्या ले लिया, y एक्सिस, सही है। अब देखो इसको नीचे कौन खींच रहा होगा, तो इसको नीचे खींचने की ट्राई कौन करेगा, mg sin 30, सही है। उसको रोकेगा कौन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इससे कोई लेना देना है, आंसर है नहीं। इस वाले कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं है। पूछा है ना कि वेयर शुड बी अनदर चार्ज पार्टिकल बी हैविंग सेम चार्ज एंड मास बी प्लेस्ड सो दैट इट्स रिमेन इन इक्विलिब्रियम, मतलब इसको कितने डिस्टेंस पर रहेगी, ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर रहे, इसका मतलब इस पर लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो, 0। तो चेक करो ला कौन रहा है, तो उसको खींचने की ट्राई कौन करेगा, mg sin 30, और उसको बचाएगा कौन, तो ये बचाएगा। इसका मतलब नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, सही है। सो नेट फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे, Fe माइनस mg sin 30 इक्वल टू बच्चा क्या हो जाएगा, 0। सो Fe इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg sin 30 की वैल्यू, चलो बाद में लिख देते हैं, sin 30। अब चेक करो k मींस क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻9, q1 × q2 दोनों का चार्ज सेम है, सो 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चा, 4 माइक्रो × माइक्रो 10⁻, क्या हो जाएगा, -12, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया, x² इक्वल टू मास। चेक करो बच्चा मास कितना है, सो मास है 0.1 kg इंटू g की वैल्यू कितना ले लिया, 10, और sin 30 कितना होता है बच्चा, 1/2। कितना होता है, 1/2। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं बच्चा, मेरे पास डायरेक्ट आंसर है कैलकुलेट किया हुआ। सो मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 26.8 सेंटीमीटर इसका बच्चा आंसर आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 26.8 सेंटीमीटर आंसर आएगा, ठीक है। चलो फटाफट इसको नोट डाउन करो। सो बच्चा एक और क्वेश्चन देखते हैं मैकेनिक्स के ऊपर। क्या है बच्चा, 2 स्मॉल स्पेयर्स विद इक्वल अननोन मासेस, मतलब दोनों का मास क्या है, इक्वल है बट पता नहीं है, ठीक है, आर सस्पेंडेड बाय लाइट वेट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ, दोनों का लेंथ बच्चा कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, such that their surfaces touch each other, ठीक है। यहां पे क्या किया, एक ही जगह से इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग से दो ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है जो कि बच्चा टच में है। दोनों का लेंथ दिया है, कितना लेंथ दिया है बच्चा, 10 सेंटीमीटर, जिसको मैं 0.1 मीटर लिख सकता हूं। सो यहां पे भी कितना हो गया, 0.1 मीटर, ठीक है। अभी दोनों टच में है, टच में है क्यों, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं है तो कोई रिपल्सन हो नहीं रहा है, ठीक है। अब आगे, when a charge of 10 nanocoulomb is placed on them, जब दोनों पे मिला के कितना कांटेक्ट में है, तो वैसे भी टोटल चार्ज कितना दे रहे हैं, 10 नैनोकूलम। अब अगर आइडेंटिकल है तो चार्ज का डिवीजन कैसे होगा, इक्वल। सो एक पे बच्चा 5 नैनोकूलम और दूसरे पे भी क्या हो जाएगा, 5 नैनोकूलम, सही है। एक पे 5 और दूसरे पे भी कितना हो गया, 5 नैनोकूलम, सही है। तो each string makes an angle 30 degree with the vertical in equilibrium, मतलब क्या होगा, जैसे चार्ज रखा क्या होगा, इसमें रिपल्सन होगा। बोल रहा है रिपल्सन होते जो अभी जितनी कैपेसिटी है उतना ही रिपल्सन होगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारा रिपल्सन हो जाएगा। सो रिपल्सन होते एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब वो रुक जाएगा तो दोनों स्ट्रिंग वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं। कैसे, तो चेक करो, ऐसे ये स्ट्रिंग ऐसे है, अभी जब रिपल्सन होगा तो कुछ ऐसा होगा, सही है। अब
इस टाइम में ये वर्टिकल से दोनों स्ट्रिंग कितना एंगल बना रहा है बच्चा 30 डिग्री, इधर से भी 30 और इधर से भी 30, सही है। दोनों का चार्ज क्या है बच्चा सेम ही है, ठीक है। सो करना क्या है, each string makes angle 30 degree with the vertical in equilibrium, मतलब ये रेस्ट कंडीशन में, ना ही ये पास में आएगा ना ही अब दूर जाएगा। So we have to calculate mass of each ball, सही है। So बहुत सिंपल है बच्चा, देख यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया मैंने x, क्या ले लिया बच्चा, यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस x, सही है। ये हमारा l है, l की वैल्यू कितनी है 0.1 मीटर, और ये भी कितना है बच्चा 0.1 मीटर, क्या है 0.1 मीटर, सही है। अब चेक करो ध्यान से। सो चेक जैसे ध्यान से किया तो पता चला कि ये वाला इसको फोर्स लगाएगा और ये वाला इसको फोर्स लगाएगा, mg भी दोनों पे क्या लगेगा सेम ही लगेगा। स्ट्रिंग है तो क्या लगेगा बच्चा टेंशन लगेगा, और दोनों आइडेंटिकल है तो दोनों पे क्या लगने वाला है सेम। तो किसी एक पे दिखाते हैं, इधर इस ऑब्जेक्ट पे नहीं तो इस ऑब्जेक्ट पे, तो मेरे पास इधर जगह है इसीलिए मैं इस ऑब्जेक्ट पे दिखाता हूं, ठीक है। अगर इसका मास m है तो नीचे क्या लगेगा बच्चा mg, क्या लगेगा mg, वेरी गुड। अगर ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग पे टेंशन लगता है, किधर लगता है ब्लॉक से अवे, तो इधर क्या काम करेगा बच्चा टेंशन, क्या काम किया टेंशन, वेरी गुड। ये वाला ऑब्जेक्ट चार्ज वाला ऑब्जेक्ट इसको क्या करेगा रिपल्सन करेगा, तो कौन सा फोर्स लगाएगा बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो टोटल कितने फोर्स लगे बच्चा यहाँ पे Fe mg t, और ध्यान रखना नेट फोर्स की वैल्यू इस पे क्या है 0। सो इसको उठा के थोड़ा अलग बना दिया और उसमें दिखाया इधर लग रहा है बच्चा टेंशन, नीचे क्या लग रहा है mg, और इधर क्या लग रहा है Fe, क्या लग रहा है बच्चा Fe, सही है। अब चेक करो, हमें ये एंगल ढूंढना है, तो चेक करो ये अगर 30 है तो ऑल्टरनेट एंगल ये भी क्या होगा 30 होगा। सो वर्टिकल से ये जो एंगल बना रहा है टेंशन वाला वो कितना एंगल बना रहा है 30, सही है। सो नेट फोर्स 0 मतलब x के लॉन्ग भी 0 और y के लॉन्ग भी 0, क्योंकि बोला है बच्चा कि इक्विलिब्रियम में वो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब ये रेस्ट कंडीशन में है दोनों। तो चेक करो, इसको ब्रेक कर दो, देख के ही पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा t cos 30 और ये क्या हो जाएगा बच्चा t sin 30, वेरी गुड। x के अलोंग चेक करो तो t sin 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा Fe, वेरी गुड। y के अलोंग चेक किया तो क्या हो गया बच्चा t cos 30 इक्वल टू क्या हो गया m into g, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लिया और ये इक्वेशन सेकंड। देख के पता चल रहा है अगर मास निकालना है, टेंशन तो गिवन है नहीं, तो दोनों क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय क्या कर दिया सेकंड, सो टी टी कैंसिल, साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, सो tan 30 इक्वल टू Fe अपॉन क्या हो गया mg, सही है। सो बच्चा ये ध्यान रखना इक्वेशन ये बहुत सारे जगह मैं डायरेक्ट यूज करने वाला हूं स्ट्रिंग के लिए, क्या कि tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg, जब भी ये कंडीशन आएगा तो वहां पे tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg का इक्वेशन आता है, ठीक है। चलो अभी ये करते हैं ब्रेक। tan 30 की वैल्यू क्या होता है बच्चा 1/√3, Fe का वैल्यू k मींस 9 into 10 raised to power 9, वेरी गुड। q1 q2 दोनों पे चार्ज क्या है सेम है, कितना 5 और 5, तो q1 q2 करेंगे तो कितना 25 into 10 raised to power माइनस कितना हो जाएगा 18, क्योंकि नैनो है, सो नैनो मींस 10 raised to power 9 माइनस 9 किया तो क्या हो गया -18 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस। तो क्वेश्चन है क्या ये x की वैल्यू पता है, आंसर है नहीं, बट निकाल सकते हैं, कैसे चेक कर। ये एंगल 60, कितना एंगल है 60, और दोनों साइड क्या है बच्चा ये सेम है, ये वाला साइड और ये वाला साइड सेम है, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 60, इसका मतलब ये इक्विलैटरल फॉर्म करेगा। वैसे भी देख के पता चला ये 30 है तो ये कितना होगा 60, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60, इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर गया, और इसका भी लेंथ इसके इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.1 मीटर। सो x की वैल्यू कितनी 0.1 मीटर का होल स्क्वायर इंटू m, और इंटू g की वैल्यू बच्चा कितना रख दिया 10। तो सब वैल्यू पता है, इसके बाद आप लोग खुद निकाल सकते हो। इसमें मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं बच्चा, m की वैल्यू कैलकुलेट करने पे आएगी 3.9 into 10 raised to power -3 ग्राम, सही है। ये बच्चा फाइनल आंसर आएगा, बहुत सिंपल था। इक्विलिब्रियम में देखा नेट फोर्स 3 लग रहा था और उसको कंपोनेंट करके नेट फोर्स की वैल्यू 0 कर दिया, तो उसके बाद से क्या निकल गया मास, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सो बच्चा एक और टाइम पास क्वेश्चन देखते हैं। ये मैकेनिक्स वाले सारे क्वेश्चन टाइम पास है, बट स्टिल तुम लोगों को नया है ना, इसलिए हार्ड लगता है, इसके लिए मैं करा रहा हूं, ठीक है, कि डर नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन से, कुछ भी आए
बनना चाहिए, और कुछ भी नहीं बना तो मेरे जैसे लोग हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। सो देखो क्या है बच्चा, ए चार्ज 2 कूलम इज हेल्ड फिक्स्ड एट ऑरिजिन, अनदर पार्टिकल ऑफ चार्ज 5 कूलम एंड मास कितना 100 ग्राम इज प्लेस्ड एट x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, when second charge is released then find its velocity at x equal to 20 सेंटीमीटर। पूरा देख के ये पता चला कि बच्चा जो भी हो रहा है x एक्सिस पे हो रहा है, किसके अलोंग हो रहा है, x एक्सिस के अलोंग। एक चार्ज को फिक्स कर दिया गया, कैसे फिक्स किया नहीं पता, यहाँ ऑरिजिन है और यहाँ पे एक चार्ज को फिक्स कर दिया गया, कितने, तो Q1 इक्वल टू 2 कूलम, ये 2 कूलम वाले चार्ज को बच्चा क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक है। नाउ another charge particle 5 coulomb and mass 100 gram is placed at x equal to 10 centimeter, means यहाँ दूसरा चार्ज पार्टिकल है कितना 5 कूलम का, उसका मास बच्चा कितना है 0.1 kg लिख सकते हैं, सही है। इसको रखा गया है, मतलब रखा गया जैसे जस्ट जैसे रखा, क्या किया, इसको रखा, उसके बाद इसको छोड़ा, जैसे छोड़ेंगे तो ये प्लस वाला प्लस क्या करेगा बच्चा, रिपल्सन क्रिएट करेगा, नहीं है। फिर से देखो क्या बोला है, when second charge is released then find its velocity at x equal to what 20 सेंटीमीटर, मींस पहले यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना था 10 सेंटीमीटर, बाद में जब ये 20 सेंटीमीटर पे चला जाएगा, कौन, ये ऑब्जेक्ट, जब ये Q2 उठ के 20 सेंटीमीटर पे चला जाएगा तब इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है कि क्या होगी। तो कॉमन सेंस है, ये तो फिक्स है, ये तो कोई भागने वाला है नहीं, जैसे इसको छोड़ा इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी 0, यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी बच्चा 0, अब जैसे छोड़ा तो ये धक्का मारेगा, धक्का मारेगा तो भागेगा, भागेगा तो क्या आएगा स्पीड, एंड दैट स्पीड वी हैव टू फाइंड, सही है। इसका एक और मेथड है जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैलकुलेट करते हैं, अभी एनर्जी मैंने सिखाया नहीं है तो उसको बाद में करेंगे, अभी पहले फोर्स वाले मेथड से देखते हैं, ठीक है। तो चेक करो, ये आगे गया क्यों, बिकॉज ऑफ फोर्स, ये आगे जाएगा क्यों, बिकॉज ऑफ फोर्स, कौन सा फोर्स, तो एक ही फोर्स है, चार्ज दिख रहा है तो कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि ये मास जो है ये तो नेग्लिजिबल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगने वाला है नहीं, तो बचा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो ये फोर्स वेरिएबल है बच्चा, देखो जैसे जैसे ये चार्ज आगे जाएगा इनके बीच का फोर्स क्या होते जाएगा, चेंज होते जाएगा, इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, वेरी होते जाएगा। तो हमने क्या किया बच्चा, देखो यहां से x डिस्टेंस पे जाके, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे जाके इस Q2 को हमने यहां एज्यूम कर लिया, इस Q2 को क्या एज्यूम कर लिया, यहां तक, ये x हम बाद में वैरी करा देंगे 10 से लेकर कहां तक 20 तक, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है बच्चा, इसीलिए ये भी डिस्टेंस नहीं ले सकते और ये भी डिस्टेंस नहीं ले सकते हैं। तो मैंने फोर्स के लिए क्या किया कि रास्ते में कोई पॉइंट ले लिया कि Q2 चार्ज यहां से यहां तक जाने में, एग्जैक्टली यहां से यहां तक जाने में रास्ते में कहीं यहां पे है, सही है। सो चेक किया कि यहाँ पे उस टाइम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लग रहा होगा बच्चा, तो सिंपल है K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है x, तो क्या कर दिया x स्क्वायर, सही है। यही फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा है बच्चा, एक्सेलरेशन, और वही क्या प्रोवाइड कर रहा है, वेलोसिटी। सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू a, m इंटू a। एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट नहीं करना है, वी हैव टू फाइंड व्हाट, वेलोसिटी। क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी। सो बहुत सिंपल है, सो k को k ही रहने दो अभी, Q1 Q2 कितना है 2 कूलम, Q2 की वैल्यू बच्चा कितना है 5 कूलम, वेरी गुड, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है x, तो x स्क्वायर इक्वल टू मास की वैल्यू कितना है बच्चा, सो 0.1, मास की वैल्यू कितनी है 0.1 kg। अब एक्सेलरेशन नहीं पता है, हमें क्या चाहिए बच्चा, वेलोसिटी चाहिए, किसके फॉर्म में, डिस्टेंस के फॉर्म में। सो चलो एक याद यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, ये बहुत जगह यूज करूंगा। देखो एक्सेलरेशन का एक वैल्यू होता है dv अपॉन dt, याद है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसी का दूसरा फॉर्म होता था बच्चा dv अपॉन dt, अगर ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई करें, याद है जब इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करते थे ना, तो थर्ड इक्वेशन जब डिराइव करते थे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तब यूज करते थे। चेक करो dx अपॉन dt क्या हो गया, v, dx अपॉन dt क्या लिख सकते हैं, v। सो इसी को लिख सकते हैं v इंटू dv अपॉन dx। सो जरूरत पड़ने पे कभी भी हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v इंटू dv अपॉन dx।
सो इसको एक्सेलरेशन को dv/dt इसलिए नहीं ब्रेक किया क्योंकि टाइम की जरूरत हमें नहीं है, हमें डिस्टेंस चेंज कराना है। क्या चेंज कराना है? डिस्टेंस और वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी यहां से जैसे आगे जाएंगे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होते जाएगी? चेंज होते जाएगी। सो एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दिया बच्चा? v into dv/dx, v into dv/dx। अभी सेम विरात्री को एक साइड कर देते तो इसको एक साइड कर देते तो चेक करो क्या हो जाएगा? 5 टू क्या हो जाएगा? सो 10k और इंटू dx अपॉन क्या लिख दिया बच्चा? x² इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 0.1। एक काम करो 0.1 को बच्चा इधर लेके आ जाओ, सही है। सो इक्वल टू क्या हो गया? v into dv। अब इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक? तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी v। इनिशियल x कितना था बच्चा? x यहां वैरी हो रहा है। इनिशियल डिस्टेंस कितना था? तो इनिशियल डिस्टेंस 0.1 मीटर था और फाइनल डिस्टेंस कितना? 0.2 मीटर है, सही है। तो एक स्टेप और लिख देता हूं फटाफट। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? सो 10 into k की वैल्यू मैं लिख देता हूं 9 into 10⁻⁹ ये बाहर हो जाएगा अपॉन 0.1 भी बच्चा क्या हो गया? बाहर हो गया। सो बचा क्या? सो बचा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² into dx और ये क्या हो गया बच्चा? इंटीग्रेशन ऑफ v into dv, सही है। कहां से कहां तक? ये 0.1 से लेके 0.2 तक और ये 0 से लेके कहां तक? v तक। एक स्टेप और कर देता हूं, ये ऊपर जाएगा तो 9 into 10⁻⁴ कितना हो जाएगा? टोटल मिला के 11 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/x, लोअर लिमिट 0.1, अपर लिमिट 0.2। इसकी वैल्यू क्या देंगे? तो v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? v²/2, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट v। सो ये क्या हो जाएगा? 9 into 10⁻11। अपर लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा? -1/0.2 माइनस 0. कितना? 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे v²/2 माइनस 0²/2। सो इसी को ये करेंगे सो 9 into 10⁻11 ये करेंगे तो 1/0.2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, सही है। सॉरी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्लस इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा? v²/2। सो यहाँ पे कितना बचा? 5 into 2 कितना हो जाएगा? 10। सो 9 into 10⁻⁴ कितना हो गया? 12। उसी को v² लिख सकते हैं तो v की वैल्यू बच्चा आ गया 3 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बताओ कुछ हार्ड था? बिल्कुल टाइम पास वाले क्वेश्चन है। चलो इस टाइप के एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो सो बच्चा एक और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या है बच्चा? Two identically charged pairs are suspended by strings of equal length. Very good. दो आइडेंटिकल चार्ज पेयर्स है और आइडेंटिकल है मतलब शेप और साइज क्या रहने वाला है? सेम। अगर चार्ज नहीं दिया है तो हम चार्ज क्या ले लेंगे? सेम ही ले लेंगे, ठीक है। सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, सही है। When they are immersed in kerosene, the angle between their strings remains same as it was in air. सही है। तो सुनना ध्यान से। एक ये लेते हैं क्या लेते हैं? सरफेस लेते हैं, सही है, जिससे किसको लटकाना है हमें? किसको सस्पेंड करना है? दो आइडेंटिकल चार्ज पेयर को स्ट्रिंग से। कैसा? स्ट्रिंग से, जो जिसका लेंथ क्या होने वाला है? सेम। तो याद करो थोड़ा देर पहले क्वेश्चन कराया था। स्टार्टिंग में क्या रहेगा? ये कुछ ऐसे रहा होगा लेकिन आइडेंटिकल है, दोनों में रिपल्सन होगा तो एक टाइम के बाद क्या होगा? ये इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन आएगा रिपल्सन के बाद एक जगह आके रुक जाएंगे, सही है। दोनों आइडेंटिकल है, इसका मतलब दोनों का चार्ज क्या है बच्चा? सेम ही रहेगा। दोनों का मास भी क्या रहेगा? सेम। सो उस टाइम में लेट ये वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है, वो थीटा एंगल दिया नहीं है, सही है। बोल रहा है ना कि बाद में केरोसिन में डालने के बाद भी सेम है। अभी केरोसिन को छोड़ते हैं। टू आइडेंटिकल चार्ज पेयर्स आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, सही है। जैसे हम सस्पेंड करेंगे दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा, एक जगह आके रुक जाएगा, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो याद करो बच्चा, मास है तो नीचे क्या लगेगा? mg, वेरी गुड। इधर क्या लगेगा? टेंशन। और ये वाला इसको रिपेल करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सही है। किसी पे दिखा सकते थे, इस पे या इस पे, दोनों से सेम ही आएगा बिकॉज सब कुछ तो सेम ही है। तो चेक करो, इसको ब्रेक कर सकते हैं हम। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। तो चेक करो ये क्या हो जाएगा बच्चा? t cos थीटा। ये क्या हो जाएगा अपना? t sin थीटा, सही है। सो मैंने वहां पे सिखाया था, क्या सिखाया था? मैंने बोला था बच्चा कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो नेट फोर्स x के अलोंग एंड y के अलोंग दोनों क्या रहेगा? 0। मींस t sin थीटा इक्वल टू Fe, t sin थीटा इक्वल टू Fe एंड t cos थीटा इक्वल टू mg।
t cos थीटा इक्वल टू mg। सो मैंने बताया था दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा tan थीटा, वहां पे बोला था याद रखना tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया fe अपॉन mg। दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया fe अपॉन mg। सही है, अभी ध्यान से सुनना। अब बोल रहा है when they are immersed in kerosene the angle between the string remains same as that was in air। मतलब इन दोनों चार्ज के बीच से पहले मीडियम क्या था बच्चा, एयर। अभी क्या किया, अभी ऐसा ही सिस्टम है, सिस्टम सब कुछ सेम है, लेकिन ये पूरा सिस्टम केरोसिन के अंदर डाल दिया। किसके अंदर बच्चा, कोई डब्बा है जिसमें केरोसिन रखा होगा और उसके बीच डाल दिया। तो देखो टेंशन लगेगा, आंसर हाँ, टेंशन को स्ट्रिंग से कोई लेना, केरोसिन से कोई लेना देना नहीं है। mg लगेगा, बिल्कुल लगेगा, mg भी लगेगा। अभी इनके बीच का डिस्टेंस का छोड़ो, पहले इसके बारे में देखते हैं। ये एंगल बोला है कि एंगल क्या है, सेम है, मतलब ये थीटा है तो ये भी एंगल बच्चा क्या है, थीटा ही। फिर से देखो, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या रहेगा बच्चा, थीटा ही रहेगा। सही है। सो क्वेश्चन में बोला है कि एंगल क्या है, सेम ही है। चेक करो एक्स्ट्रा क्या लगेगा, तो देखो पहले ये इसको फोर्स तो लगाएगा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिल्कुल लगाएगा, बट अब F ही नहीं रहा, F डैश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगेगा उसके लिए मीडियम जो आ गया बीच में, केरोसिन आ गया, मतलब एयर मीडियम नहीं रहा। याद करो कूलम्ब्स लॉ वाला लेक्चर बताया था कि जब दो चार्ज को एयर को छोड़ के किसी मीडियम में रखेंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू Fe बाई K होता था। K को रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम दिया था। सही है। सो उसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। अभी चेक करो, T लगा, बिल्कुल लगा, Fe लगा, सो आंसर है Fe नया फॉर्म में लगा, बट लगा, mg भी लगा। एक्स्ट्रा क्या लगेगा बच्चा, सो एक्स्ट्रा बायंसी फोर्स लगेगा। किधर लगेगा, ऊपर। किधर लगेगा वो, ऊपर। सही है, अरे नहीं है, फिर से देखो इधर एक्स्ट्रा क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बायंसी। तो मैं शॉर्टकट लिखता हूं, tan थीटा अभी भी tan थीटा ही है, इसके लिए लिख रहा हूं बच्चा, ठीक है। सो डायरेक्ट tan थीटा अभी भी क्या है, tan थीटा ही है, इक्वल टू Fe के जगह बच्चा क्या हो गया, Fe डैश, Fe डैश, क्योंकि अब बीच में क्या हो गया, केरोसिन आ गया, अपॉन mg। सो m इंटू g के जगह क्या हो जाएगा बच्चा, g डैश। g के जगह क्या हो जाएगा, g डैश। याद करो लिफ्ट में जब जाते थे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती थी, चेंज होती थी। एक्सेलरेशन नीचे g लगता था, ऊपर में कुछ और लगता था, जिससे लिफ्ट ऊपर जाता था। तो नेट एक्सेलरेशन को g इफेक्टिव या g डैश के नाम से लिखते थे। सही है। g डैश क्या हो बता रहा है कि जो बायंसी फोर्स, जो भी बायंसी फोर्स लगेगा उसके कॉज से नेट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, वो चेंज होगी। वो जी डैश कैसे निकालना है, थोड़ा इस पे भी कंसंट्रेट करते हैं बच्चा। सो नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे, इस पे पहले नीचे में क्या लग रही थी, mg, अभी क्या लगेगा बच्चा, mg माइनस fb। mg माइनस क्या, फोर्स ऑफ बायंसी। नीचे ये लग रहा है, ऊपर में एक्स्ट्रा क्या लगने वाला था यहाँ बच्चा, सो यहाँ पे एक्स्ट्रा लगने वाला था फोर्स ऑफ बायंसी। सो mg के अपोजिट लगा fb, सो नेट फोर्स y एक्सिस के लॉन्ग क्या दिखा दिया, mg माइनस fb। वेरी गुड। m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g। सही है। माइनस फोर्स ऑफ बायंसी क्या था बच्चा, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो वो तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल टू रहेगा। सही है। सो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, फोर्स ऑफ बायंसी का फॉर्मूला बच्चा आपको याद रखना चाहिए। नहीं याद है तो 11th क्लास जाके एक बार रिकैप करो, उसमें फोर्स ऑफ बायंसी आपको मिल जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। सो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू g मींस mg ऑब्जेक्ट पे लगता है, ये क्या हो गया, फोर्स ऑफ बायंसी, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू g। सही है। सो यहाँ पे F नेट क्या है, F नेट उसको भी लिख सकते हैं, m इंटू नेट एक्सेलरेशन क्या लिख दिया, g डैश। क्या लिख दिया, g डैश। सही है। सो ये भी किसका है बच्चा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g डैश, सो g डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक काम करो इसको ना डिवाइड कर लेते हैं, या एक काम करो m इंटू g डैश तो हमें पूरा ही चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, m इंटू g डैश पूरा का पूरा चाहिए। सो उसको वैसे ही रख दो, m इंटू g डैश की वैल्यू ही निकालते हैं। अब चेक करो इसमें से कॉमन कुछ दिख रहा है क्या, चेक करो एक बार, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, तो आंसर है कि g इसमें कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है बच्चा, g इसमें कॉमन दिख रहा है। सही है। अरे देखो फिर से ध्यान से, g इसमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे,
मास ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन ये है कि क्या मास ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, देखो तो आंसर है मास ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। क्या वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है, तो आंसर है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन नहीं है। तो चलो थोड़ा सा और काम करते हैं। एक की डेंसिटी दी है, दूसरे की डेंसिटी हमें पूछी है। फिर से एक की डेंसिटी दी है और बच्चा दूसरे की डेंसिटी क्या है पूछी है। तो एक काम करो, यहां से मास को ब्रेक कर देते हैं। सो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसमें से कॉमन ले लो, सो g इंटू वी नॉट क्या हो गया बच्चा, कॉमन हो गया। सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस क्या हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस क्या हो गया बच्चा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। फिर से देखो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एक बार फिर से देखना है इसको, फिर मैं वापस से सॉल्व करता हूं। एक बार चेक करो इसको, देखो इधर। सो बच्चा एक बार देखो फटाफट, यहां पे थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहीं पे मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, यहां तक ठीक है। यहां से मैंने m नॉट को कॉमन ले लिया। क्या ले लिया बच्चा, m नॉट को कॉमन ले लेते हैं। इससे पहले वाले स्टेप में यहां तक सही है, m नॉट इंटू जी दोनों को कॉमन ले लेते हैं। सही है, ये m नॉट है, पहले से ध्यान रखना। mg जो लगता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट ही रहता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चा, 1 बच जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन क्या हो जाएगा, m नॉट। वेरी गुड। यहाँ पे m नॉट इंटू क्या हो गया, z डैश। यही तो हमें पूरी वैल्यू निकालनी है। सो m नॉट इंटू z डैश इक्वल टू क्या हो गया, m नॉट इंटू z या 1 माइनस vo रो एल अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ये कैंसिल हो गया। सो पता चला m नॉट इंटू z डैश इक्वल टू वैल्यू क्या हो गई, m नॉट इंटू z इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो नॉट। सही है। सो इसकी वैल्यू बच्चा डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, या तो m नॉट कैंसिल कर देते तो g डैश की वैल्यू निकल जाती, बट डायरेक्ट मैं m इंटू z डैश की वैल्यू पुट अप करता हूं। सो tan थीटा इक्वल टू अब f e डैश, कौन सा, f e डैश। याद करो, बताया था कि फोर्स किसी भी मीडियम में देखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एयर को छोड़ के, तो उसकी वैल्यू क्या थी, एयर में निकाल लो डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी, या किससे डिवाइड कर दो, k से। k क्या था बच्चा, बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ज्यादा उसको डिस्क्राइब नहीं किया था, बोला था नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बट स्टिल k के बारे में बताया था। k क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सही है। सो एफ ई डैश के जगह मीडियम में आप क्या हो गया है, केरोसिन, तो उसके रिलेटिव परमिटिविटी से क्या हो जाएगा बच्चा, डिवाइड हो जाएगा। और m इंटू जी डैश की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया है, m इंटू जी इन ब्रैकेट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको ले लिया इक्वेशन सेकेंड। अब देखो tan थीटा क्या आ गया, सेम। सो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट वी कैन राइट। सो यहां पे आ गया Fe अपॉन mc इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, Fe अपॉन k इंटू mg इन ब्रैकेट 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। Fe कैंसल, mg कैंसल, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो k इंटू 1 माइनस रो एल अपॉन रो नॉट की वैल्यू क्या हो गई, 1। k को उधर भेज दो, तो 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है बच्चा, केरोसिन, और उसकी डेंसिटी दी है कितनी, 800 अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं है, ये किधर जाएगा, k जब इधर जाएगा तो 1 अपॉन k की वैल्यू कितनी है, 2। इसको उधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो 1 माइनस 1/2, 1/2 इक्वल टू 800 अपॉन कितना हो गया, रो 0। सो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी आ गई, 1600 kg पर मीटर क्यूब। देखो कुछ हार्ड था क्या, सिर्फ ये हमें पहले से पता था। केरोसिन में डालने के बाद एक्स्ट्रा क्या हुआ, बायंसी फोर्स आया और Fe डैश की वैल्यू क्या हुई, चेंज हुई। थीटा अभी भी सेम है, सो मैंने tan थीटा इक्वल टू सेम इक्वेशन है, Fe की जगह Fe डैश रख दिया, और m इंटू जी नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, mg डैश। उसको मैंने निकाल दिया अलग से, क्या कि नेट फोर्स की वैल्यू पहले सिर्फ यहाँ पे नीचे में y एक्सिस के अलोंग mg लग रहा था, अभी कौन लग रहा है, fb भी लग रहा है, तो उसके बाद से उसकी वैल्यू निकाल दी, पुट अप कर दिया, तो उससे क्या निकल गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है, बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन था। चलो एक और टाइम पास क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो सो बच्चा अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ये रिलेटेड टू बच्चा एसएसएम है। मैं जितने क्वेश्चंस करा रहा हूं सब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन सबके सब किसके बेस्ड है, किसके ऊपर बेस्ड है, मैकेनिक्स पे, ठीक है। अब एक एसएसएम का क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही टाइम पास है। इसका एक अच्छा क्वेश्चन मैंने वर्कशीट में दिया है, ठीक है। वर्कशीट से याद आया बच्चा,
जो हमारे स्टूडेंट उनको ऑलरेडी हम ग्रुप में डाल दे रहे हैं, बाकी जो भी चाहे तो ये जो प्रॉब्लम्स वाले जितने YouTube पे जो वीडियोस हैं उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में वर्कशीट मिल जाएगा, ठीक है। सो जो हमारे यहाँ अभी नहीं आते हैं वो डाउनलोड उधर से कर सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने वर्कशीट में डाला है, अभी एक टाइम पास है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। सो क्या है बच्चा, चेक करो। टू इक्वल चार्जेस प्लस क्यू आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस ऑफ 2a। वेरी गुड। यहाँ पे एक प्लस क्यू है और यहाँ पे भी क्या है बच्चा, प्लस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 2a। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a। A third charge small q is placed at the midpoint। midpoint मतलब कहाँ, बीच में, मतलब यहाँ से भी A और यहाँ से भी A। So एक मिड पॉइंट पे एक चार्ज q प्लेस्ड है, it's slightly displaced along। फिर से a third charge q is placed at the midpoint is slightly displaced along lines joining, मतलब इसी लाइन के अकॉर्डिंग, इसी लाइन के along जो किधर भी डिस्प्लेस कर रहे हैं, मतलब इस साइड भी या इस साइड, किसी एक चार्ज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, along डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ SHM। सो चेक करो क्या SHM पहले होगा कि नहीं होगा। सो एक काम करो, यहाँ थर्ड चार्ज है Q, क्या है, थर्ड चार्ज Q। या तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करने के लिए किया था, तो उस टाइम में बताया था कि जब इसको डिस्प्लेस करेंगे तो वापस आने की ट्राई करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो अगर वापस आने की ट्राई करेगा तो थोड़ी यार रुक जाएगा, तो ऐसे ऐसे करेगा, उसी को क्या बोलने वाले हैं हम, SHM। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो बोला है ना कि जैसे इसको स्लाइटली डिस्प्लेस, तो लेट ये x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस किया, बहुत ज्यादा नहीं डिस्टेंस लिया, थोड़ा डिस्टेंस लिया, और वो डिस्टेंस कितना ले लिया, x। तो अब ये चार्ज Q उठ के कहां आ गया, यहाँ पे आ गया, सही है। सो अभी इसको मैं मिटा देता हूं, और ये चार्ज Q बच्चा यहाँ आ गया Q, यहाँ पे आ गया Q, सही है, वेरी गुड। ये A की जरूरत नहीं है, ये भी A की जरूरत नहीं, अभी मिटा देता हूं। हमें पता है पहले से कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस A है, और यहां पे दिखा दिया ये भी कितना है, A है, वेरी गुड। सो SHM के लिए कोई ना कोई फोर्स रिस्पॉन्सिबल रहेगा बच्चा। SHM मींस जब ये आगे जाएगा तो कोई खींचने वाला होना चाहिए ना, तो जो खींचेगा फोर्स वही आगे पीछे उसको कराएगा, तो ही SHM हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। तो चेक करो, ये दोनों चार्ज है तो कौन सा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर SHM यहाँ होना है तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, वही रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उस टाइम लेट दिस वन इज फर्स्ट चार्ज, दिस वन इज सेकंड चार्ज, एंड इसको ले लिया थर्ड चार्ज, सही है। तो इस थर्ड चार्ज पे उस टाइम में कौन कौन फोर्स लगाएगा, कॉमन सेंस है, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। तो ये वाला रिपल्सन किया तो क्या हो गया, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। सिमिलरली ये भी रिपल्सन किया तो क्या लिखेंगे बच्चा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, सॉरी 3 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2। सो एक पॉइंट पे कितने फोर्स लगे बच्चा, दो। एक इधर लगा F31 और इधर क्या लगा, F32। क्या लगा बच्चा, F32। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। पहले SHM होगा कि नहीं होगा चेक कर लेते हैं, मैं जस्ट बता देता हूँ ओरली तुमको। यहां से जैसे आगे गया तो ये डिस्टेंस इसका कम हो गया, इसका मतलब इसके कॉज से 2 के कॉज से लगने वाला नेट फोर्स क्या हो गया, 2 के कॉज से लगने वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और 1 के कॉज से लगने वाला F31 कम हो जाएगा। जब ये नेट फोर्स ज्यादा हो गया, इसका मतलब वेल नोन है ये पीछे खींचेगा, तो ये पीछे खींचेगा, ऑरिजिन से क्रॉस होगा, इसका मतलब ये SHM होना चाहिए। अब चेक करते हैं एक बार कैसे। नेट फोर्स की वैल्यू क्या लिखेंगे बच्चा, F31 अपोजिट है तो डायरेक्ट हम माइनस कर सकते हैं, F31 माइनस F32, वेरी गुड। F31 में देखो K, चेक करो चार्ज के F31 क्या लिखेंगे, K, 3 पे चार्ज कितना है Q, 1 पे चार्ज कितना है कैपिटल Q, अपॉन 3 से 1 के बीच का डिस्टेंस, ये 3 1 के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, तो ये हो जाएगा A प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर, माइनस ये F32 क्या लिखेंगे, K इंटू Q इंटू कैपिटल Q, और ये हो जाएगा A माइनस x का होल स्क्वायर। व्हाट इज द कॉमन टर्म, सो K Q कॉमन हो गया। सो बच्चा क्या हो गया, यहाँ पे LCM लेंगे तो A प्लस x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा A माइनस x का होल स्क्वायर, सही है। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, सो A माइनस x का हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा A प्लस x का होल स्क्वायर, सही है। थोड़ा और चेक करते हैं, तो F नेट की जो वैल्यू है बच्चा, F नेट की वैल्यू क्या आ गया, K इंटू Q इंटू Q, नीचे में A प्लस B इंटू A माइनस B है तो क्या लिख सकते हैं, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चा
बहुत सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा और आंसर है ये वैल्यू आएगी 2x। कितना वैल्यू आएगा 2x। इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लेना। अब बच्चा पहले से पता है a बहुत ज्यादा है x से, x तो हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, तो अगर a बहुत ज्यादा है x से तो स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा x स्क्वायर से, तो एट दैट टाइम x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या आ गया अपना k q, क्या आ गया बच्चा। अच्छा एक चीज और थोड़ा सा देखते हैं बच्चा, थोड़ा सा मैंने ये किया, ये आएगा -4ax। क्या आएगा -4ax। तो ये वैल्यू आएगी k q इंटू -4ax। ये जब नेग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा a⁴। सो कितना हो गया -4k x अपॉन a⁴ क्या आ गया q। ये आ गया क्या बच्चा f नेट। अभी ध्यान से देखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, above equation is same as what equation of SHM। above equation is same as equation of SHM। और उसमें क्या होता था f इक्वल टू -kx होता था। धुल्ला धुल्ला से याद करो, f इक्वल टू -kx होता था या f इक्वल टू -ky होता था। हम x के अलोंग है तो इसीलिए x के अलोंग लिखे। सो कंपेयर किया जैसे, तो देखो f के जगह f है, माइनस के जगह माइनस है, x के जगह x है। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, मैंने बताया था SHM पढ़ाते टाइम कि याद कर लो SHM का इक्वेशन, f इक्वल टू -kx होता था या m⍵² x होता था। ठीक है, सो दोनों से कंपेयर किया तो k की वैल्यू बच्चा क्या हो गया यहाँ पे। अभी ध्यान से देखना, ये k और ये k अलग अलग है। ठीक है, ये जो हमारा k है वो है स्प्रिंग कॉन, ये जो था सॉरी ये रीस्टोरिंग कांस्टेंट होता था, और एग्जैक्टली ये k अपना अलग से है। ठीक है, सो बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एक काम करते हैं बच्चा, f इक्वल टू -kx और k की वैल्यू होती थी m⍵²। कितनी होती थी m⍵²। तो मैं ब्रेक कर दे रहा हूं क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे कंपेयर किया तो पता चला m इंटू ⍵² की वैल्यू कितनी पता चली बच्चा। सो 4kq अपॉन क्या हो गया aq। क्या हो गया aq। सो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा इक्वल टू √4kq अपॉन क्या हो गया aq, और ये क्या हो गया नीचे में जाके m। सो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2π/t इक्वल टू क्या हो गया 4kq अपॉन m इंटू aq। सो t इक्वल टू क्या हो गया बच्चा 2π√m इंटू aq अपॉन क्या हो गया 4kq इंटू q। सो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। सो ये जैसे नीचे जाएगा तो सही है, ये aq है और ये क्या हो जाएगा बच्चा अपना m हो जाएगा। सो 2πf सही है। ठीक है, सो ये हो गया बच्चा टाइम पीरियड ऑफ SHM। देखो कुछ टिपिकल था क्या, आंसर है नहीं। जैसे इसको ये किया तो बाकी ये तो 11 से कंपेयर किया है कि जैसे दिखा तुरंत अच्छा ये माइनस है मतलब रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर सकता है, विच इज सेम है इक्वेशन ऑफ SHM -k x या -m⍵²x। तो कंपेयर कर दिया, माइनस के जगह माइनस है, x के जगह x है, m⍵² की वैल्यू इतनी आ गई, उससे क्या निकाल दिया बच्चा टाइम पीरियड। ठीक है, चलो एक इस टाइप का और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक अलग टाइप का, इसमें सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मैंने मैकेनिक्स के ऊपर कराए हैं सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, सो चेक करो इसमें ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज कैपिटल Q इज फिक्स्ड एट ओरिजिन इन XY प्लेन। वेरी गुड, एक बनाया बच्चा XY प्लेन और एक चार्ज है Q विच इज फिक्स्ड एट ओरिजिन, ये x एक्सिस है और ये बच्चा y एक्सिस है। ठीक है, आगे at t equal to 0 मतलब टिक टिक अपना स्टार्ट हो रहा है। A particle of mass 0.8 gram and charge 4 microcoulomb is located on x axis at x equal to कितना 20 सेंटीमीटर। तो यहां से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे मतलब 0.2 मीटर डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू लेट q ले लिया 4 माइक्रोकूलम्ब और उसका मास दिया है बच्चा 0.8 ग्राम मतलब 8 into 10⁻⁻⁴ kg में ले लिया 8 into 10⁻⁻⁴ kg रखा। मूविंग विद स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इन y डायरेक्शन, x के अलोंग नहीं y डायरेक्शन के अलोंग बच्चा इसकी वेलोसिटी रखा कितना 50 मीटर पर सेकेंड। सही है, अभी क्वेश्चन में बोला है
कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू, इसके किस वैल्यू के लिए ये पार्टिकल विल एग्जीक्यूट सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन, जिसमें बोला नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे भी मास नेग्लिजिबल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स कोई इफेक्ट करने वाला नहीं है। मतलब इस कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या रहे कि ये जो स्मॉल क्यू जो है, स्मॉल क्यू का मोशन कैसा हो? सर्कुलर मोशन हो। कौन सा मोशन हो? सर्कुलर मोशन हो। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन कैसे होगा बच्चा, देखना ध्यान से। ये प्लस है और ये भी प्लस है, उसको क्या करेगा? धक्का मारेगा। अगर धक्का मारेगा तो उसको तो बाहर निकाल देगा, अगर बाहर निकाल देगा तो कभी भी सर्कुलर मोशन होगा? आंसर है नहीं। इसका मतलब 100% इस क्यू को माइनस होना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिक्स है, कितनी? 4 माइक्रोकूलम। अगर ये पकड़ के खींचता है, नो डाउट जब सर्कुलर मोशन होगा तो बाहर में तो सेंटीमीटर फोर्स लगने वाला ही है। जब भी सर्कल में एक मोशन होगा तो कौन सा फोर्स आएगा? सेंटीमीटर फोर्स कोई ना कोई देगा। कौन देगा? तो ये चार्ज क्यू जो है उसका नेचर कैसा होना चाहिए बच्चा? नेगेटिव। तभी वो अट्रैक्ट करके रखेगा। ये बाहर भागने की ट्राई करेगा, इधर भागने की ट्राई करेगा, बट ये खींच के रखेगा तो मोशन कैसा दिखेगा? सर्कल। 11th क्लास में बहुत सारे ऐसे देखे थे एग्जांपल कि मैं एक रस्सी पकड़ लिया और दूसरे एक ऑब्जेक्ट को बांध दिया। जब मैं ऐसे खींचता हूं तो सर्कुलर मोशन होता है, तो मैं अपने तरफ खींचता हूं, बट स्टिल वो अपने तरफ आता नहीं है, वो किस में घूमता है? सर्कल में घूमता है। सही है। तो यहाँ पे जो फोर्स जो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए, कौन सा फोर्स होगा बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, क्योंकि दोनों चार्ज है। तो ध्यान देखो, अगर ये प्लस में डाल देते तो ये बाहर भगा देगा, इसका मतलब कोई भी सर्कुलर मोशन होगा नहीं। तो सर्कुलर मोशन होना है, इसका मतलब इस क्यू को क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए, तभी ये फोर्स ऐसे खींचेगा। सही है। ध्यान से देखो, जब किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग से गोल गोल घुमाते हैं तो स्ट्रिंग ही टेंशन ही क्या प्रोवाइड करता है? सेंटीमीटर फोर्स। सही है। किसी सन के अराउंड जब प्लेनेट कोई घूमता है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या प्रोवाइड करता है? सेंटीमीटर फोर्स। तो यहाँ पे फोर्स बाहर नहीं लगना चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगना चाहिए? अंदर के तरफ। वही क्या प्रोवाइड करेगा बच्चा? नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब इतना तो कॉमन सेंस है, पता चला कि क्यू की वैल्यू क्या आने वाली है बच्चा? नेगेटिव आने वाली है, क्योंकि ये नेगेटिव आएगा तभी दोनों में अट्रैक्शन होगा, तो फोर्स किधर लगेगा? अंदर लगेगा। ठीक है। सो हमें इतना पता चल गया बच्चा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही उसको सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो कॉमन सेंस कि अगर सर्कुलर मोशन में होना है, इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर फोर्स होना चाहिए। तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा? तो बहुत सिंपल है। सो K इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया? R इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? R। सही है। सॉरी R स्क्वायर था, एक R से एक R कैंसल। व्हाट वी हैव टू फाइंड? सो हमें कैपिटल Q फाइंड आउट करना था। सो कैपिटल Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इंटू वी स्क्वायर इंटू स्मॉल r अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्मॉल k इंटू Q। m की वैल्यू पता है कितना? पता है बच्चा? 8 इंटू 10⁻⁻⁴। सही है। v स्क्वायर, v की वैल्यू पता है 50, कितना हो जाएगा? 2500। r की वैल्यू कितनी है? 0.2। k की वैल्यू कितनी है? 9 इंटू 10⁻⁹ और q की वैल्यू पता है कितना? 4 माइक्रो मीन्स कितना? 10⁻⁻⁶। सो बच्चा मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं बिकॉज इतना सॉल्व करने का टाइम नहीं है। इसमें ये करोगे तो Q की वैल्यू आएगी कितनी? 1.1 इंटू 10⁻⁵ कूलम। सही है। बट हमें पहले से पता था Q का नेचर कैसा आने वाला था? नेगेटिव। सो हमने यहाँ पे क्या अपने मन से डाल दिया? नेगेटिव। सो इस Q की वैल्यू के लिए मोशन जो है स्मॉल q का होगा, कैसा होगा? सर्कुलर होगा। सही है। अब मेरा जितने टाइप का क्वेश्चंस हो सकता था पॉसिबल, मैकेनिक्स में सारे टाइप का करा दिया। अब इसके अबाउट नीट और जेडब्ल्यूए क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलो कॉपी पेस्ट कर लो। हाँ, सो बच्चे कॉपी पेस्ट कर लिए होंगे। वीडियो का साइज ऑलरेडी ज्यादा हो गया है, मींस अराउंड 55 मिनट के आसपास का हो गया है। तो इसके रिलेटेड जो जेडब्ल्यू और नीट के क्वेश्चंस थे और फोर्स इन वेक्टर फॉर्म एक छोटा सा टॉपिक है और फालतू एक दो क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में करके कंप्लीट करते हैं। मुझे पता है कि कूलम्ब्स लॉ का लेक्चर ऑलरेडी लंबा हुआ, बट स्टिल इस पूरे ये में मुझे ये सिखाना था कि देख कोई भी क्वेश्चन बच्चा सिंपल होता है, कोई भी क्वेश्चन से हम डर नहीं सकते, हर एक टाइप का क्वेश्चन हर लोगों को आना चाहिए। ठीक है, इसी को सिखाने के लिए मैंने इतने टाइप के क्वेश्चन लिए। सो थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा हुआ, बट स्टिल मैंने ट्राई किया कि हर एक चीजों को कवर किया जाए। ठीक है, सो इसके बाद कूलम्ब्स लॉ का एक लास्ट लेक्चर ये करते हैं। ठीक है, इसके बाद में चलो, थैंक यू।
हेलो बच्चे। देखो एक्चुअली मैं रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, सो इससे पहला वाला वीडियो काफी लंबा हो गया था, तो इसके लिए मैंने बोला कि अभी जो भी लास्ट का बचा है उसको अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। बिकॉज 55 मिनट्स के बाद वैसे भी तुम लोगों की पोटेंशियल कम हो जाती होगी, ठीक है। सो अभी मैकेनिक्स के ऊपर ना जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको मैं कराता आज, ठीक है। सो एक क्वेश्चन है नीट 2016, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हालांकि नीट में ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, बट स्टिल बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बट बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, टाइम पास ही है। देखो कैसे होता है। एक बार क्वेश्चन मैं रीड करता हूं क्योंकि शायद मुझे रब करने की जरूरत पड़े, ठीक है। टू आइडेंटिकल चार्ज स्पेयर्स सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, सही है, बाय टू मासलेस स्ट्रिंग of length L are initially at a distance small d, initially at a distance small d, in bracket में दिया है d small very small as compared to L, मतलब जो लेंथ है उससे उनके बीच का डिस्टेंस कम है, apart because of their mutual repulsion, मतलब म्यूचुअल रिपल्सन हो रहा होगा उसके कॉज से कितने डिस्टेंस पे d टच में नहीं है, ऐसा कुछ बोला है। उसके बाद बोला है the charges begin to leak फ्रॉम बोथ स्पेयर, इसका मतलब इसके बाद क्या हुआ कि किसी कॉज से चार्ज ना लीक होना स्टार्ट हुआ, किधर से, स्पेयर से। द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर्स एट कांस्टेंट रेट, मतलब जो रेट निकल रहा है चार्ज का, मतलब dq अपॉन dt, वो रेट बच्चा कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। एज ए रिजल्ट द स्पेयर्स अप्रोच ईच अदर, मतलब क्या होगा कि जब पहले इतना डिस्टेंस रहा, जब चार्ज कम हो जाएगा तो इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन भी कम होगा, तो ये पास में आएंगे, सही है। तो ऐसा कुछ बोल रहा है एज अ रिजल्ट द स्पेयर्स अप्रोच ईच अदर विथ वेलोसिटी v, कितने वेलोसिटी से, v। सो हमें बताना है देन v वैरीज एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x बताना है कि इस चारों में से ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर 1/2, दूसरा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर -1/2, तीसरा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और चौथा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर -1, ठीक है। तो चलो अभी एक बार फटाफट ये करते हैं। क्वेश्चन के पूरी भावनाओं को समझते हुए ये पता चला कि यहाँ पे दो स्पेयर्स थे, मैं थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा दिखाता हूं, वैसे डिस्टेंस कम था, ठीक है। ये L है और ये भी लेंथ कितना है बच्चा, L, ये आइडेंटिकल है, इसका मतलब अगर इस पे चार्ज Q लेते हैं तो इस पे भी चार्ज क्या लेना पड़ेगा, Q। इसका मास अगर M लेते हैं तो बच्चा इसका भी मास कितना लेना पड़ेगा, M ही लेना पड़ेगा, ठीक है। सो किसी को डाउट यहाँ पे नहीं रहा होगा। इनिशियली उनके बीच का डिस्टेंस क्या था बच्चा, d था। क्या डिस्टेंस था, d था। उस टाइम में ये एंगल कुछ दिया नहीं है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, नहीं दिया था एंगल क्या ले सकते हैं बच्चा, थीटा, ठीक है। अभी हो क्या रहा है बच्चा, देखो इसके पास चार्ज कितना था q, मास कितना था m, इसके पास भी चार्ज था q, मास कितना था m, दोनों के बीच में रिपल्सन हो रहा था, तो रिपल्सन के कॉज से यहाँ पे इतने डिस्टेंस पे था। बाद में बोल रहा है ना कि इसमें से चार्ज दोनों से लीक होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब लीक होना स्टार्ट होगा मतलब चार्ज कम होना स्टार्ट होगा। जब चार्ज कम होगा तो उनके बीच का लगने वाला जो रिपल्सिव फोर्स था क्या होगा, कम होगा। कम होगा मतलब ये भी पास में आएगा और ये भी किधर आएगा, पास में आएगा। तो जब पास में आएगा तो किसी वेलोसिटी से तो जाएगा ही ना, तो किसी वेलोसिटी से पास में आएगा, वही वेलोसिटी एज द फंक्शन ऑफ x निकालना है, एज द फंक्शन ऑफ x निकालना है। तो बच्चा हमें ये करना पड़ेगा कि इस d को हटा के हमें फंक्शन ऑफ x पूछा है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस बच्चा कितना लेना पड़ेगा, x। ये पूरा बीच का डिस्टेंस कितना ले लेते हैं, x। ये वेलोसिटी समझ में आ गया, मैंने दिखा दिया वेलोसिटी, ये भी पास में आएगा और ये भी क्या आएगा, पास में आएगा विथ वेलोसिटी v। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या ले लिया बच्चा, x। क्या ले लिया, x, ठीक है। तो आधा कितना हो जाएगा बच्चा, x/2। यह काम करो पूरा दिखाई लो इधर, ये पूरा डिस्टेंस कितना ले लिया, x, सही है। अब निकालना क्या है हमें, इसमें एक चीज और बोला है बच्चा कि चार्ज जो निकल रहा है, मतलब रेट ऑफ चार्ज, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, और चार्ज मींस q, dq अपॉन dt की वैल्यू बच्चा क्या है, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट रेट से निकल रहा है। कहीं तो दिया था कि हाँ द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्पेयर्स एट कांस्टेंट रेट, मतलब q अपॉन dt, dq अपॉन dt की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। सोचिए देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। इसमें पास में आएगा, बिल्कुल आएगा भाई, क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो चेक करते हैं, स्ट्रिंग है, मास है, सब कुछ तो है ही,
तो चेक करो, दोनों का मास सेम है, चार्ज सेम है, तो किसी एक पे निकालते हैं। मास है तो नीचे क्या लगेगा बच्चा, mg, वेरी गुड। स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा, ब्लॉक्स अवे, वेरी गुड। यहाँ पे चार्ज है और मास भी है, तो इस पर्टिकुलर x डिस्टेंस पे ये वाला फोर्स लगा रहा होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe। तो इसके लिए कंपोनेंट लेते थे, तो याद है तुम लोगों को बच्चा, tan थीटा इक्वल टू क्या था, Fe अपॉन mg। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तुम उसको ब्रेक कर सकते हो, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, Fe अपॉन mg। सही है, तो चेक करो क्वेश्चन ये कर क्यों रहा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में चार्ज आएगा, क्या आएगा, चार्ज आएगा, और उस चार्ज का रेट निकाल के उसकी वैल्यू हमें क्या दिखानी पड़ेगी बच्चा, कांस्टेंट दिखानी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए मैं ये सब कर रहा हूं क्योंकि इसमें चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, सो चेक करो, tan थीटा की वैल्यू अपोजिट अपॉन क्या हो जाता है, एडजेसेंट। अपोजिट बच्चा कितना हो जाएगा, ये x/2, वेरी गुड। सो अपोजिट कितना हो गया, x/2 अपॉन एडजेसेंट कितना हो जाएगा, तो हाइपो स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर माइनस ऑफ x/2 का होल स्क्वायर, तो x²/4 इक्वल टू Fe मतलब k इंटू q1 q2 मतलब q स्क्वायर अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x स्क्वायर, और ये क्या हो गया m इंटू g। सही है। अब बच्चा ये l बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू x, l बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इनके बीच के डिस्टेंस के, यहाँ पे दिया भी था, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल, क्योंकि l स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो x बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, l स्क्वायर का अंडर रूट l, तो x बाई क्या हो गया 2l इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, सो k इंटू व्हाट, q स्क्वायर, k इंटू q स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू क्या हो गया, m इंटू g। चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो आंसर है कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो देखा q स्क्वायर की वैल्यू, किसकी, q स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, तो इसको ऊपर करते हैं, तो mg इंटू एक्स क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, सो 2 इंटू के इंटू एल, क्या आ गया, 2 इंटू के इंटू एल, किसकी वैल्यू आ गई बच्चे, q स्क्वायर की। सो q की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट mg। यह एक काम करो बच्चा, थोड़ा सा शॉर्टकट में कर रहा हूं, यहाँ पे देखो q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xq है, क्या आंसर है, हाँ। चार्ज चेंज हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है, मतलब चार्ज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और x भी कम होते जाएगा। बाकी देखो मास कांस्टेंट होने वाला है, g कांस्टेंट होने वाला है 2kl, ये सब क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब मैंने क्या किया बच्चा, q स्क्वायर, एक सेकंड, हाँ, q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो क्या हो गया xq, ये सब क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब मैंने क्या किया देखो, अभी इसको मैं रब करके और फिर से ये कर रहा हूं, सो q स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू xq, हमें dq अपॉन dt पता है, वैल्यू उसकी क्या है, कांस्टेंट। क्या वैल्यू है उसकी, कांस्टेंट। तो इसी को डिफरेंशिएट कर, यहां पे देखो बच्चा, q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू पावर क्या हो गया, 3/2, क्या आ गया, x रेज़ टू पावर 3/2। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएट with respect to what, time, with respect to time, तो ये क्या हो जाएगा, dq upon dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो रहने दो वैसे ही, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d upon dt ऑफ क्या लिख दिया, x raised to power 3/2, सो dq upon dt ऑलरेडी बच्चा वहां पे क्या है, कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या कर दिया, कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो पावर को नीचे रखा, पावर में कम किया तो x raised to power 1/2, और x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो वापस से क्या लिखना पड़ेगा, dx upon dt। सो ये कांस्टेंट इधर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो 3/2 तो कांस्टेंट ही है, क्या बचा, x raised to power 1/2, और dx upon dt क्या होता है, v। सो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 upon x raised to power 1/2, मतलब x raised to power -1/2। ये हो गया बच्चा फाइनल आंसर। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा था, बट स्टिल क्वेश्चन टिपिकल नहीं था। ठीक है, सो नोट डाउन कर लो फटाफट। सो बच्चा एक क्वेश्चन और देखते हैं, नीट 2013 में पूछा गया, टू पिच बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेज आर सस्पेंडेड, मतलब दोनों के पास चार्ज की वैल्यू q है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट बाय टू स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ, दिखाया मैंने। द इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज r, मतलब इनिशियली ये डायग्राम दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, इनिशियली उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, r। बाद में क्या किया बच्चा कि यहां से ये मिड पॉइंट, ये डिस्टेंस y था, अभी यहाँ आधे डिस्टेंस तक इसको क्लैंप कर दिया, मतलब क्लैंप करके किसी चीज से इसको फिक्स कर दिया,
और इसको फ्री छोड़ा, बाकी का जो भी लेंथ था उसको फ्री छोड़ा। ऐसा नहीं कि ये एल लेंथ पे L/2 लेंथ पे क्लैम्प किया, यहां से जो डिस्टेंस था y उसको आधे पे क्लैम्प कर दिया और आधे को फ्री छोड़ दिया। तो आधे में जो ये रिपल्सन होने वाला है, तो रिपल्सन हो कि ये कुछ दूर जाएगा और जो डिस्टेंस जाएगा उसका नाम क्या ले लिया है, r'। और ये वर्टिकल डिस्टेंस बच्चा y/2 तक क्लैम्प है, मतलब हमारे यूज में नहीं आने वाला है, उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये y/2 हमारे ये में यूज्ड है, तो इसी के लिए ये रिपल्सन क्रिएट हुआ है। ठीक है, सो पूरे क्वेश्चन में बोला है आगे कि नाउ द स्ट्रिंग्स आर clamped at a half the height, comma the equilibrium separation of the ball means अभी रिपल्सन होते होते एक पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, तो उस टाइम में जो भी इक्विलिब्रियम सेपरेशन रहेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देख कितना बच्चा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही टाइम पास है। इतना वो देख के ना बहुत सारे टेंशन में आ जाते हैं, पर देखो कितना सिंपल है। इक्विलिब्रियम में है तो ये कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा, वेरी गुड बनाएगा। डिस्टेंस चेंज हो गया है तो ये थीटा भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका नाम मैंने क्या ले लिया, थीटा डैश, तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, थीटा डैश। सही है, फिर से नीचे क्या रहेगा, mg, Fe किधर रहेगा, ये उसको रिपल्सन करेगा तो ये Fe, और इधर क्या रहेगा बच्चा, टेंशन। सही है, अब मैं डायरेक्ट फिर से लिख रहा हूं कि एज हमें पता है इसके लिए कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चा, Fe/mg। अब इतना क्वेश्चन करा चुका हूं कि पता चल गया है आपको कि इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, Fe/mg। ठीक है, इसमें भी चेक करो, इसमें भी टेंशन तो लगेगा ही, नीचे mg लगेगा ही, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। Fe की जगह क्या हो जाएगा, Fe डैश, क्यों, डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई है, चेंज हो गई है। सही है, सो नाउ इसको ले लिया इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें क्या tan थीटा की जगह क्या हो जाएगा, tan थीटा डैश इक्वल टू Fe की जगह क्या हो जाएगा बच्चा, Fe डैश अपॉन क्या हो जाएगा, mg। ये इक्वेशन सेकंड। क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड, तो मिला हमें tan थीटा अपॉन tan थीटा डैश इक्वल टू mg कैंसल, सो Fe अपॉन क्या हो गया, Fe डैश। वेरी गुड, tan थीटा निकाल लो। सो tan थीटा कैसे निकलेगा, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट r/2 हो जाएगा, सो r/2, और नीचे ये एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, y। वेरी गुड, tan थीटा डैश निकालो। सो tan थीटा डैश ये आधा कितना हो गया बच्चा, r'/2, r'/2। सही है, और ये एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, y/2, सो इनटू y/2 पलट के किधर हो गया, ऊपर नहीं आया, नहीं y/2। सही है, y क्या हो गया, 2। किसी को डाउट नहीं है, सो इक्वल टू Fe की वैल्यू क्या हो गई बच्चा, सो k इनटू चार्ज तो सेम ही है, सो k क्यूब स्क्वायर अपॉन पहले डिस्टेंस कितना था, r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, k इनटू क्यूब स्क्वायर अपॉन अब डिस्टेंस कितना हो गया, r डैश स्क्वायर। तो चेक करो कुछ कैंसिल हो रहा है, आंसर है हाँ। क्या कैंसिल हो रहा है, सो 2 से 2 कैंसिल, y से y कैंसिल, r डैश पलट के किधर, नहीं r डैश ऊपर नहीं नीचे ही आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, r अपॉन 2r डैश, r अपॉन 2r डैश इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल, ये ऊपर गया, r डैश अपॉन क्या हो गया, r स्क्वायर। सही है, सो ये इसको इधर लेके जाओ बच्चा, तो r डैश स्क्वायर है, r डैश का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, r क्यूब अपॉन 2, सो r डैश की वैल्यू क्या होगी, r अपॉन क्यूबिक रूट ऑफ 2। क्या आ गया, क्यूबिक रूट ऑफ 2। देखो कितना टाइम पास क्वेश्चन था, ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो ऐसे टाइम पास क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था। ठीक है, चलो सॉरी ये नीट था, ये गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। हाँ बच्चा सुनो, इसके जितने टाइप्स थे ऑलमोस्ट टाइप्स खत्म हो गए, और जेडब्ल्यू में मुझे पता नहीं चला बट पूछा तो है ही, बट जितने टाइप के क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट हो गए। अब मैकेनिक्स के कोई भी क्वेश्चंस आप लोगों से बन जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैकेनिक्स वाले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब इक्का दुक्का करके जो टाइम पास वाले क्वेश्चंस थे ना, जो जनरल बेसिस पे मैथमेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब करता हूं, फटाफट लिख लिए होगे, नहीं लिखे हो तो लिख लो, इसके बाद मैं बाकी सब क्वेश्चंस कराता हूं। ठीक है, हाँ सो बच्चा कुछ टाइम पास वाले क्वेश्चन जो जनरल टाइप के छूट गए थे उसको एक बार रिकैप मैं कुछ में करा देता हूं। ठीक है, सो एक नीट 2010 में पूछा गया था, बहुत ही फालतू सा सम है। देखो, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग ए चार्ज q, मतलब दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, q है, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d। ठीक है भाई, कैसे किया,
तो बहुत सिंपल है, दो यहाँ पे चार्ज लिया, एक क्यू है और ये भी चीज चार्ज कितना है, क्यू है, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, डी, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स एफ है। बहुत बढ़िया भाई, देखो कितना फालतू बात बोला है, के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, डी स्क्वायर हो गया। अब बोला है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी, तो कॉमन सेंस है, कोई भी आयन जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतने से क्या हुआ होगा, पॉजिटिव हुआ होगा। इसका मतलब क्या निकालना है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। फिर याद है यार नंबर कैसे निकालते थे, तो याद करो चार्ज क्वांटाइजेशन, Q इक्वल टू क्या था, प्लस माइनस एन। मैंने बताया था जब भी नंबर निकालना है तो Q इक्वल टू क्या यूज करो, एन यूज करो। तो एक काम करो, Q की वैल्यू यहाँ पे निकाल दो। सो Q की वैल्यू क्या होगी, एक काम करो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में है ना, तो ब्रेक कर दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन क्या, D स्क्वायर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, सो Q की वैल्यू हो गई अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर F। शायद इतना ही है, Q की वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर F अंडर रूट में, ठीक है। अब हमें पता है चार्ज क्वांटाइजेशन से कि S Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, सो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन E। वेरी गुड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, सो Q की वैल्यू है हमारी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D स्क्वायर F, सही है, अपॉन E है, जब स्क्वायर रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, E स्क्वायर। हो गया नंबर, देखो कितना टाइम पास क्वेश्चन है, ठीक है, सॉल्व हो गया। कितना है, फालतू सा क्वेश्चन है, चलो एक और फालतू सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। सो बच्चा एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डर खत्म करने के लिए एक और JEE 2013 का क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 49 मैंने नाम दिया है। देखो कितना टाइम पास क्वेश्चन है। बोला है कि टू चार्जेस इज इक्वल्स टू Q आर केप्ट एट x इक्वल टू माइनस है, x इक्वल टू प्लस है। वेरी गुड, यहाँ पे x एक्सिस ले लिया, x इक्वल टू प्लस है और यहाँ पे x इक्वल टू माइनस है। रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ किया, यहाँ और नीचे ले लेते हैं। ये ऑरिजिन है, यहाँ पे x एक्सिस है, ये x इक्वल टू प्लस है ले लिया और ये x इक्वल टू माइनस है ले लिया। यहाँ पे एक चार्ज Q है और यहाँ पे भी चार्ज क्या है, Q है। ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज Q नॉट इक्वल टू Q बाई 2 इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन। सेंटर वाले पे ना एक चार्ज Q नॉट रख दिया, उसकी वैल्यू कितनी है बच्चा, Q बाई 2, सही है। बोला है ना कि इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, मतलब इस Q नॉट को y एक्सिस के अलोंग जब डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, इस पे नेट फोर्स जो लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो क्या होगा। तो एक काम करो, ये डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग स्मॉल है, मैं थोड़ा बड़ा दिखाता हूं क्योंकि फिर फोर्स नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। तो ये y डिस्प्लेस्ड किया, यहाँ पे जो चार्ज ये था ना, इसको किधर डिस्प्लेस्ड किया, ऊपर, कहां आ गया, यहाँ पे, सही है। तो बोला इस पे नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल, इस पे नेट फोर्स लगाएगा कौन कौन, ये इधर लगाएगा, सही है, और ये क्या करेगा, तो ये इस साइड लगाएगा फोर्स, सही है। लेट दिस वन इज चार्ज 1, दिस वन इज चार्ज 2, और ये चार्ज का नाम क्या ले लेते हैं, 3। कौन कौन लगाएगा, दोनों, F3 1 और ये क्या हो जाएगा, F3 2। अब बहुत कुछ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमें पता है कि ये चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स दोनों की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम। एक काम करते हैं, सो एक काम ये करते हैं कि ये एंगल थीटा ले लिया, तो ये भी एंगल बच्चा क्या हो जाएगा, थीटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बच्चा, थीटा, सही है। अरे नहीं, ये देखो ध्यान से, ये इसको रिपेल किया, ये इसको रिपेल किया, हमें एंगल चेक करना था, तो ऑपोजिट एंगल क्या होता है, सेम, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, सो F31 इक्वल टू क्या हो जाएगा, F32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेक करो, सो K इंटू क्या हो जाएगा, स्मॉल q इंटू Q बाई 2। यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू बच्चा कितना है, Q बाई 2, यही ऊपर जा रहा है, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये होने वाला है ना, तो ध्यान से देखो, ये पूरा है अपना, ये a है, सो ये a है और ये क्या है, y, तो ये क्या हो जाएगा, सो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। वेरी गुड। अब थोड़ा सा वेक्टर यूज कर लेते हैं, वेक्टर यूज करने में पता चला, ये सपोज f ले लिया, तो ये f है, ये भी क्या है बच्चा, f, ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है, ठीक है। तो कंपोनेंट ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, f sin थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, f sin थीटा, ऊपर वाला f cos थीटा मिलके क्या हो जाएगा, 2f cos थीटा। ये और ये क्या हो गया, fx की वैल्यू क्या हो गई, 0, fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, दोनों ऐड हो गया, सो 2f cos थीटा। सो 2 into f की वैल्यू पहले से पता है क्या,
के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 और अंडर रूट क्या था ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या था होल स्क्वायर। cos थीटा को ब्रेक कर दो, cos थीटा क्या हो जाएगा, ये अपोजिट है, एडजेसेंट अपॉन हाइपो, एडजेसेंट क्या है y और हाइपो की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, चेक करो 2 2 कैंसिल, क्या बचा के क्यू स्क्वायर इनटू वाई अपॉन ये और ये सेम है तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रेस्ट टू पावर 3/2। क्या लिख सकते हैं बच्चा 3/2 लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं, एक बार चेक कर लेना आ जाएगा। अब चेक करो बच्चा ध्यान से, बोला है ना कि ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, मतलब y बहुत कम है एज कंपेयर टू a, तो a स्क्वायर बहुत ज्यादा है y स्क्वायर कम है तो ये नेगलेक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा k क्यू स्क्वायर y अपॉन नीचे में a स्क्वायर का पावर 3/2 क्या बचेगा a क्यूब, k क्यू a कांस्टेंट, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो क्या हो गया y, सो fy डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, fx तो जीरो ही है तो नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो क्या हो गया y। देखो ऐसे फालतू फालतू क्वेश्चन दे रहे वाले बहुत सारे पूछे गए हैं, सो डरना नहीं है। ठीक है, चलो और तो एक दो फालतू से क्वेश्चंस करते हैं। सो बच्चा एक और टाइम पास वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें मैक्सिमम होगा, इसलिए फाइंड आउट करनी है। देखो कितना टाइम पास क्वेश्चन है, बोला है ना एक चार्ज कैपिटल Q इज डिवाइडेड ऑन टू ऑब्जेक्ट्स, सही है, एक चार्ज कैपिटल Q है is to be divided on two objects, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे डिवाइड हो रहा है। What should be the values of charges on the object so that the force between objects can be maximum। अब एक काम करो, हमारे पास चार्ज है टोटल Q और ये दो बॉडी पे डिवाइड हो रहा है, तो एक काम करते हैं एक पे स्मॉल q लेते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा q माइनस q, सिंपल। 10 रुपए मेरे पास है, 2 रुपए दे दिया एक को, तो बाकी कितना बचा 10 माइनस 2। सो टोटल चार्ज हमारे पास था q, उसको दो ऑब्जेक्ट्स पे डिवाइड करना था, तो एक को स्मॉल q दे दिया, अपने मन से कुछ भी दे दिया, तो दूसरा कितना हो गया q माइनस q, सही है। बोला है ना कि इसको कैसे डिवाइड किया जाए कि q की वैल्यू के मतलब दोनों पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए फोर्स मैक्सिमम हो किसी भी सेपरेशन के लिए, तो सेपरेशन क्या ले लिया d ले लिया। अब बोला है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या रखें, मतलब q को कैसे डिवाइड करें, मतलब q/2 या एक q/4 दूसरा 3q/4, कैसे डिवाइड किया जाए कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो किसी डिस्टेंस के लिए सबसे मैक्सिमम। तो कोई बात नहीं, पहले फोर्स को निकाल लें। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है k q1 की वैल्यू क्या हो गया स्मॉल q, q2 की वैल्यू बच्चा क्या हो गया q माइनस q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया d²। अभी हमें क्या करना है, ये फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए, क्या चाहिए मैक्सिमम। सो याद करो 11, नहीं याद है फिर भी एक बार रिकैप कर रहा हूं मैं, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम या मिनिमम अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो दोनों केस में उसको डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर देना। क्या कर देना, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0। क्यों है वो तो अभी मेरे जैसे लोग 11th में सिखाए थे और अभी उतना डिटेल में नहीं जा सकते, मैं डायरेक्ट इतना ही बता रहा हूं कि जब भी मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड आउट करना है ना तो उस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करके इक्वल टू क्या कर दो 0। क्वेश्चन है किसके टर्म में डिफरेंशिएट करें, तो जो वैरी है उसके टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जो भी वेरिएबल है उसके टर्म में करेंगे। तो चेक करो k कांस्टेंट, कैपिटल Q कांस्टेंट, डिस्टेंस भी कांस्टेंट, तो वैरी क्या कर रहा है 4। इसका मतलब क्या करेंगे बच्चा, डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, तो विथ रेस्पेक्ट टू सॉरी Q, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे क्या है Q। सो d अपॉन dq ऑफ f इक्वल टू क्या कर देना है हमें 0। सो d अपॉन dq व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, तो f की वैल्यू है पता चला k इनटू इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा q माइनस ऑफ q स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बच्चा d स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 0। कांस्टेंट k अपॉन d स्क्वायर है बाहर फेंक दो क्योंकि जरूरत नहीं है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो q कांस्टेंट है, q का q के रिस्पेक्ट में 1 माइनस q स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2q। इसको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कर लें क्योंकि बहुत टिपिकल आगे आने वाला है, ठीक है। सो इसको उठा के उधर भेजो तो 0 ही हो जाएगा, तो q माइनस 2q इक्वल टू कितना हो गया 0। सो बच्चा स्मॉल q इक्वल टू कितना हो गया q/2। इसका मतलब आधा आधा डिवाइड करोगे ना, एक q/2 दूसरा q/2, तो उसके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। फटाफट कॉपी पेस्ट कर लो, इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। सो बच्चा एक अलजेब्रिक क्वेश्चंस करते हैं जिसमें अलजेब्रा कुछ फॉर्मूला यूज्ड है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक मतलब अच्छा नहीं ठीक क्वेश्चन है। इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि फॉर्मूला जो
होगा, बहुत सारे लोगों को पहले से पता भी होगा, एपीजीपी में भी होता है। इस टाइप का भी एक फॉर्मेट है जो सबसे टिपिकल फॉर्मेट इसी टाइप का रहता है, तो मैं ये करता हूँ, ठीक है। इसको मैथमेटिकल क्वेश्चन बोलते हैं। इसमें क्या है, एक्स एक्सिस के अलाउंग ना एक ऑरिजिन पे चार्ज रख दिया है 1 कूलम, और उसके बाद 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर डैश डैश टू इंफिनिटी तक चार्जेस रखे हुए हैं। 1 मीटर पे 1 कूलम है, 2 मीटर पे -2 है, मतलब चेंज है, इसको भूल जाओ। यहाँ पे देखो 1 मीटर पे 1 कूलम, 2 मीटर पे -2, 3 पे 3, 4 पे -4, फिर 5 मीटर पे +5, 6 मीटर पे +6, ऐसे चेंज होते होते कहां तक जा रहा है, इंफिनिटी पे। अब हमें निकालना है नेट फोर्स ऑरिजिन पे, कौन लगाएगा, तो इस पे बाकी सब लगाएंगे, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, सारे के सारे फोर्स किस पे लगाएंगे, इस 1 कूलम पे लगाएंगे। सही है, तो देखो बच्चा होगा क्या, अब ये वाला उसको रिपेल करेगा, ये वाला उसको अट्रैक्ट करेगा, फिर ये रिपेल करेगा, फिर वो अट्रैक्ट करेगा। अब इतने सारे तो लिख भी नहीं पाएंगे, तो उसके लिए शॉर्टकट है, पता है क्या, कोई डायरेक्शन ढूंढना नहीं, चार्ज प्लस है तो प्लस रख देना, माइनस है तो माइनस रख देना। वैसे ये माइनस प्लस मतलब उधर जा रहा है, माइनस मतलब इधर आ रहा है, तो वैसे भी सबट्रैक्शन हो रहा है, और चार्ज की वैल्यू माइनस डाल देंगे तो वैसे भी क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा। अभी बोलने से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, अभी करके दिखाता हूं। किस पॉइंट पे निकालना है बच्चा, इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। तो चलो नेट फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। सो नेट फोर्स इक्वल टू K, मतलब 9 × 10⁻⁹ सब में क्या होने वाला है, कॉमन होने वाला है, सही है। अब चलो इनके बीच का फोर्स तो क्या हो जाएगा, 1 × 1 अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस 1², वेरी गुड। अब इनके बीच का फोर्स तो 1 × क्या कर दिया, -2। देखो बच्चा, अभी तक मैं मैग्नीट्यूड में कभी माइनस नहीं लेता था, अभी इसलिए लिया क्योंकि हम डायरेक्शन अलग से नहीं देख रहे हैं। इससे पहले क्या होता था कि साइन का यूज डायरेक्शन में फाइंड आउट कर लेते थे। अभी क्या है कि वो इधर उधर कौन देखेगा, तो बेटर है कि यहाँ पे क्या रख दिया, -2 रख दिया, सही है। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2, तो क्या कर दिया 2² प्लस 1 × क्या हो गया 3 अपॉन डिस्टेंस 3² प्लस 1 × बच्चा कितना हो गया -4 × क्या हो गया 4² प्लस डैश डैश टू क्या हो गया इंफिनिटी, सही है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया, सो 9 × 10⁻⁹ यहाँ पे क्या बचा 1/1, सही है, वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 कैंसिल, सो 1 क्या हो गया 2 प्लस 1 क्या हो गया बच्चा यहाँ पे 3, सही है। यहाँ पे क्या हो गया -1/4 एंड प्लस डैश डैश टू क्या हो गया इंफिनिटी, क्या हो गया बच्चा इंफिनिटी। अभी इसमें कुछ नहीं है, मैथ्स है, एक फॉर्म है बच्चा ln 1 + x, ln 1 + x इक्वल टू होता है x - x² 2 प्लस x³ 3 - x⁴ प्लस डैश डैश टू इंफिनिटी। ये मैथ्स का एक फॉर्म है जो आपको याद रखना है। नीट वालों को भी इसके क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस नीट में भी पूछे गए हैं और जेडबल में भी पूछे गए हैं, ठीक है। सो याद रखना है आपको। तो चेक करो, x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। देखो x की वैल्यू जो 1 है तो सब जगह ऊपर में क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, यहाँ पे भी 1 ही आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा 1। तो चेक करो x की वैल्यू कितनी 1, नीचे में देखो इसके नीचे में 1 है, इसके नीचे में 2 3 4 दिख रहा है ना, और साइन भी क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट चेंज हो रहा है। बस पता चला x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1। सो 9 × 10⁻⁹ और ये बच्चा किसके फॉर्म में हो गया, ln 1 प्लस और x की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो 9 × 10⁻⁹ ln क्या हो गया 2, ln 2 हो गया। अब ln 2 की वैल्यू तुम अपने हिसाब से निकाल के रख सकते हो, ठीक है। एक टाइम पास क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम देखेंगे फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। ये कूलम्ब्स लॉ का लास्ट छोटा सा टॉपिक है, फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। एक फोर्स का क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म से करा दूंगा एंड देन फिर कूलम्ब्स लॉ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट कर दो। सो बच्चा, ये लास्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ का, वेक्टर फॉर्म। एक छोटा टॉपिक था, छूट नहीं गया था, मैं सोचा था बाद में पढ़ाने के लिए, इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला पहले सिखाना चाहता था कि मैग्नीट्यूड अलग सीखो, डायरेक्शन अलग सीखो। अब क्या करना है, दोनों को एक ही साथ करना होगा, तो कैसे करेंगे वो एक बार चेक करते हैं, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल है। क्या है, सिंपल है, चेक करो। क्या कर लेते हैं, एक चार्ज ले लिया Q1 और दूसरा क्या ले लिया Q2, वेरी गुड। ये 1 वाला उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। सिमिलरली ये भी इसको रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू क्या लिख सकते हैं 2, सही है। जब F21 देखेंगे तो यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर देखेंगे R21, मतलब डिस्टेंस जो बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे R21, और जब यहां से इसको देखेंगे तब ये डिस्टेंस क्या बोलेंगे बच्चा R12। क्या देखेंगे R12। R21 को हम ब्रेक कर सकते हैं बच्चा वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1,
और R12 को ब्रेक कर सकते हैं, ये सब 11th में था, R1 माइनस R2, ठीक है। अभी सिंपल, हमें अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता, क्या निकालना होता, मैग्नीट्यूड, तो क्या लिखते हैं, सिंपल Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब चेक करो, अगर हमें फोर्स वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो किसी भी वेक्टर का डेफिनेशन ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो सिंपल मैग्नीट्यूड क्या हो गया, F21, सही है, F21। डायरेक्शन कौन बताएगा, तो देखो जिधर R21 है, जिधर R21 है मतलब जिधर पोजीशन वेक्टर है, फोर्स का डायरेक्शन भी उधर ही है। सो डायरेक्शन के लिए कौन बताता था बच्चा, यूनिट वेक्टर। कौन बताता था, यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर को क्या लिखते थे, किसी R के ऊपर, अभी पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर बता रहा है, तो R के ऊपर क्या डाल दिया, कैप। सो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये क्या हो गया, डायरेक्शन। आर कैप जो है किसका, तो 21 का। बहुत सारे लोग में आर कैप लिखते हैं डायरेक्ट, बट मैं ब्रेक कर रहा हूं कि F21 अगर निकालना है तो मैग्नीट्यूड F21 का निकाल दो इनटू यूनिट वेक्टर किसका, R का। अभी R किसका है, F21 निकाल लो तो R भी किसका हो जाएगा, 2 और 1 का। सही है बच्चा। तो सिंपल, इसको ब्रेक करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, F21 और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला किसी भी यूनिट वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं, वेक्टर अपॉन दैट मैग्नीट्यूड। तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो वेक्टर R21 अपॉन मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, R21। सही है। इसको थोड़ा और ब्रेक कर देते हैं तो सिंपल हो जाएगा K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R21 का होल स्क्वायर। सो इसी को लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R21 का होल क्यूब और इंटू वेक्टर R21। ये हो गया बच्चा F21 वेक्टर के फॉर्म में। सही है। अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो सिंपल फोर्स लिख के इनटू क्या कर दो, यूनिट वेक्टर। और डायरेक्ट अगर तुम वेक्टर के फॉर्म में यूज करना चाहते हो तो याद रखना यहाँ पे Q होता है। अगर यहाँ यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर लिखते हो तो नीचे में क्या हो जाता है बच्चा, RQ हो जाता है। ठीक है। सिमिलरली अगर F21 लिखना होता तो F12 तो सिंपल, F12 अगर निकालना होता तो F12 मैग्नीट्यूड और इनटू यूनिट वेक्टर किसका, 12 का। F12 हमें पता है क्या बच्चा है, K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर और इनटू क्या हो गया, ये R12 का क्या हो गया बच्चा, यूनिट वेक्टर। तो सिंपल है। अगर यूनिट वेक्टर में रखना है तो ऐसे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है क्या, मैग्नीट्यूड वेक्टर अपॉन दैट मैग्नीट्यूड। तो K Q1 Q2 अपॉन ये R12 का स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन दैट मैग्नीट्यूड। सही है। तो इसी को लिख सकते हैं बच्चा K Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब और इनटू क्या हो जाएगा, वेक्टर R12। सो वेक्टर के फॉर्म में बच्चा याद रखना कैसे क्वेश्चन में यूज करते हैं, वो मैं एक क्वेश्चन करके सिखाता हूं। बट अभी याद रखना है कि अगर वेक्टर के फॉर्म में तुम अगर इस फॉर्मूला को लिख रहे हो तो यहाँ पे अगर कोई यूनिट वेक्टर डालोगे तो नीचे में सिर्फ K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर ही रहेगा। बट अगर तुमने यहाँ वेक्टर डाल दिया यूनिट वेक्टर की जगह वेक्टर, तो नीचे में क्या आ जाएगा बच्चा, क्यूब आ जाएगा। मींस R के जगह R क्यूब आ जाएगा। ठीक है। वैसे R21 R12 मैग्नीट्यूड तो सेम ही होने वाला है, बट ये ध्यान रखना है कि अगर R21 है तो बच्चा R2 माइनस क्या करेंगे, R1, और अगर R12 है तो R1 माइनस क्या करेंगे, R2 करेंगे। सही है। फटाफट इसको लिख लो और इसके बाद क्या करते हैं, इसके अबाउट एक क्वेश्चन करते हैं, फिर कूलम्स लॉ का टॉपिक खत्म करते हैं। सो बच्चा एक वेक्टर वाला मेथड वाला क्वेश्चन कराता हूं। देखो बहुत सिंपल है। अब तक कहीं पे भी यहाँ पोजीशन वेक्टर यहाँ पे 3D में नहीं आया था, मतलब जब तक 1D में रहा, जब तक अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे ना, सब में डिस्टेंस 1D में दिया था, वो 2 मीटर 3 मीटर ऐसे ही आता था। ठीक है। अभी जो है बच्चा ये 1D में नहीं है, ये क्या है, 3D में। अगर 2 3 4 अगर पोजीशन यहाँ का इस चार्ज का दिया है, इसका मतलब ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये क्या है, z एक्सिस। सिमिलरली यहाँ पे पोजीशन दिया है 5 -1 4, इसका मतलब एक x एक्सिस है, एक y एक्सिस है और एक z एक्सिस है। ठीक है। तो जब भी 1D में रहे तो मैग्नीट्यूड अलग निकाल लेना जैसा आप तक करते आ रहे थे, और डायरेक्शन वो धक्का मार रहा है क्या कर रहा है वो निकाल लेना। लेकिन अगर 3D में आ गया तो डायरेक्ट तुम वेक्टर वाला फॉर्मूला लगाना। कौन सा बच्चा, वेक्टर वाला। ठीक है। सो क्या किया बच्चा, इसको हमने Q1 ले लिया और इसको क्या ले लिया, Q2 ले लिया।
इसको ले लिया Q1 और उसको क्या ले लिया Q2 एंड वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम। 5 पे कौन फोर्स लगाएगा, तो कॉमन सेंस से 1 लगाएगा, तो वी हैव टू फाइंड फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो मैंने इसका फॉर्मूला सिखाया था, फॉर्मूला क्या था बच्चा, K Q1 Q2 अपॉन R21 का क्या Q और इनटू वेक्टर क्या था R21। ये हमारा क्या था फॉर्मूला, सही है। K Q1 Q2 तो पता है, एक बार R21 बच्चा निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, R21। सो R21 अलग से निकाल लेते हैं। R21 बच्चा क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, सही है। अब ये अपना R2 है, ये ले लिया R1 और ये क्या ले लिया R2। R2 क्या है बच्चा, चलो सबको अलग अलग करना पड़ेगा, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y और ये z। R2 करते हैं बच्चा, R2 क्या है 5, R1 क्या है 2, सो 5 माइनस 2 कितना हो गया 3 i कैप। i कैप क्यों, क्योंकि x एक्सिस को बता रहा है वो। उसके बाद क्या किया, अब चेक किया इसमें, तो ये -1 माइनस 3 कितना हो गया -4 j कैप। कितना हो गया -4 j कैप, और ये 4 माइनस 4 क्या हो गया बच्चा 0 इंटू k कैप। सो गलती से 0 हो गया, अभी जरूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन में 0 हो। सो वेक्टर R21 की वैल्यू क्या आ गई बच्चा 3i कैप माइनस 4 j कैप। ये तो निकल गया, अभी हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। सो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सो अंडर रूट करके स्क्वायर करके सम कर दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस अब क्या हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, मतलब कितना हो गया 5 मीटर। इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया 5 मीटर। सो रख दो इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या लिखेंगे बच्चा F21 इक्वल टू K मतलब क्या लिखेंगे 9 इंटू 10⁻9। Q1 मीन्स कितना है बच्चा 1, Q2 मीन्स कितना है 5। अभी ध्यान से सुनो, अगर यहाँ -5 होता तो हम -5 ही लिखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ कहीं डायरेक्शन यूज नहीं किया, जो है बस राम भरोसे ये वेक्टर पे छोड़ दिया कि जो करना है ये कर लेगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो अगर यहाँ माइनस होता तो हम माइनस लिखते, अगर प्लस होता तो प्लस लिखते, बिकॉज हम यहाँ साइन का कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी धक्का मार रहा है या खींच रहा है हम नहीं देख रहे हैं, ठीक है। सो 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज 1 इंटू 5, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चा 5, तो 5 का क्या किया क्यू कर दिया, और इंटू ये कितना है बच्चा 3i कैप माइनस 4 j कैप, सही है। सो 1 5 से 1 5 क्या हो गया कैंसल, सो 9 इंटू 10⁻9 अपॉन कितना हो